जी, मेरा बच्चा हुआ आप टिश्यू पेपर दे दें मुझे, ये साफ करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे कन्फर्म कर दें अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को सबको आ रही है, साफ आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। अगर आवाज़ सही आ रही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्टली। आप लोग सारे ऑनलाइन आ जाएँ। वैसे तबीयत तो सही नहीं है मेरी आज। मुझे माइग्रेन हो रहा है इस वक़्त और हुए जा रहा है नॉन-स्टॉप। तो मैं ट्राइंग टू फिगर आउट कि है क्या मसला क्या है? तो ठीक है जी, आप लोग तो हम स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग समझने जा रहे हैं आज। और ये आप लोगों के अगले 10 से 15 साल ये नॉलेज आप लोगों के काम आएगा जो आज आप लोग सीखेंगे। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने भी मिलियन डॉलर बनाना है, उसको ये समझना होगा कि उसका प्रोसेस क्या है या अगले 10 से 15 साल आपका जर्नी क्या होगा, कहाँ पोटेंशियली आप मिस्टेक कर सकते हैं और कैसे उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे और क्या माइंडसेट चाहिए उसके लिए आप लोगों को और क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं और उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे अभी बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी किचन की स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो सबका जर्नी डिफरेंट होगा। सिर्फ़ ये कि प्रोसेस आप लोग समझ लें, मैं बस ये एक ज़रा पहले स्टार्ट कर लूँ इसको। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ज़हन में रख लें, वो ये है कि अ, आप लोगों का अगला 10 से 15 साल का जो सफ़र है, ये जर्नी है उसमें क्या माइंडसेट चाहिए, किस किस्म की सोच चाहिए होगी आप लोगों को, हम उसको स्टडी कर लेंगे। इस 10 से 15 साल के जर्नी में कुछ लोग 5 साल में मिलियनेयर बन जाएँगे, कुछ 15 साल में बनेंगे। तो मैं आप लोगों को एक फ़िक्स डेट तो दे नहीं सकता। हर इंसान की अपनी डेट है। हर इंसान को अल्लाह ने उसके हिस्से का जो लिखा हुआ है, वो उसको उसी टाइम पर ही देना है। अ, लेकिन अगेन जो लोग ये समझते हैं कि जी मुकद्दर में जो लिखा जा चुका है, हमें तो उतना ही मिलेगा। मुकद्दर और नसीब के बारे में आप लोग समझ लें कि किसी ने मौला अली से आके ये पूछा कि मुकद्दर और नसीब में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि अपनी एक टाँग उठा लो। उसने एक टाँग उठा ली। उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरी भी उठा लो। उसने कहा ये तो नहीं उठ सकती, मैं तो गिर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा बस यही फ़र्क है।
मुकद्दर वो है जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। नसीब वो है जो तुम्हारे इख्तियार में है। तो नसीब हम अपना खुद बनाते हैं। तो मुकद्दर ये है कि आप किस माँ के घर पैदा हुए हैं, किस बाप के घर पैदा हुए हैं, आपका नाम लिखा जा चुका है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लिखा होगा वही मिलना है आपको। ये है मुकद्दर। अच्छा, नसीब ये है कि फिर इमाम अली ने एक्सप्लेन भी किया, उसको बताया कि नसीब तुम्हारे फैसले हैं। तो तुम जो फैसला करोगे, तुम्हारा नसीब जो है वो तुम्हारे फैसलों के ऊपर बनेगा। तो अब मसला ये है कि लोग जो ये कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में जो लिखा जा चुका है, हमें तो वही मिलना है। गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है। आपका नसीब आपके हाथ में है, और जो आपको अच्छा, मज़े की बात है कि मेरे नसीब में क्या पैसा लिखा था? नसीब तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या मेरे मुकद्दर में पैसा लिखा था? ये है राइट क्वेश्चन। ये नहीं बोला करें कि क्या मेरे नसीब में पैसा लिखा है या नहीं लिखा। नसीब आप ही के हाथ में। आप हैं, आपके फैसले हैं। तो सवाल मुझे अपने आप से ये करना है कि क्या मेरे मुकद्दर में पैसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? तो अब्बू मुझे कहते थे कि बेटा, दुआ से इसको ओवरराइड करने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझ आती थी अब्बू की बातें। मुझे नहीं समझ आती थी। मैं अब्बू को कहता था, "अब्बू जी, गोरे-वोरे सारे मर जाएँ बेचारे, फिर इसका मतलब सबको दुआओं में लगा दें।" वो क्या दुआओं पे चलता है उनका मुल्क? अब्बू मुझे ये पार्ट शायद ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट अब्बू ने मुझे बहुत कोशिश की। बचपन से माँ-बाप मुझे कहते आ रहे हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। और मैं वही अपनी अना में, अपनी अक्कड़ में 30 मार खान, मुझे नहीं समझ आती थी ये बातें उनकी। तो मुझे लगता था ये दुआ-शुआ जो है ना, ये सब मौलवियों के काम है। क्या अम्मी-अब्बू मेरे किन चक्करों में पड़े रहते हैं हर वक़्त, दुआ करो बेटा, दुआ करो। दुआ मोमिन का हथियार है। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता था। तो वो अ, तो जब मैं ये समझता था ये मौलवियों के काम है सारे। तो मैं अब्बू को यही कहता था, "अब्बू जी, गोरे फिर क्या करें? गोरा तो बगैर दुआओं के चल रहा है। आपके ख्याल में दुआएँ माँगता है।" ये वाला पार्ट अगर मुझे उस वक़्त अब्बू थोड़ा अगर अब इनफैक्ट अब्बू ने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की अ, कि दुआ आपके नसीब को ओवरराइड कर देती है। नसीब डिफ़ॉल्ट है। जो भी डिफ़ॉल्ट पीछे से लिखा हुआ वो हो रहा है, आपके साथ चला जा रहा है। तो नसीब पे इम्पैक्ट करती है। अब कैसे? अब आप लोग सुन लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको आपको। गोरा जो है, गोरे जितने भी अपने मुल्कों में रह रहे हैं, उनका डिफ़ॉल्ट हमारे मुल्क के डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम से बेहतर है। तो हमारे मुल्क के अंदर भूख अफ़्लास के मसले हैं, पानी के मसले हैं, बिजली के मसले हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट जो है, वो इतना अच्छा नहीं है, जितना उनका डिफ़ॉल्ट सिस्टम है बेसिकली। तो उनका बच्चा जो वहाँ उनके मुल्क में पैदा होता है, तो वो उस इकोसिस्टम के अंदर ग्रो अप हो जाता है। वो अब दुआ माँगे या ना माँगे, वो अपने डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम पे रिलाई कर रहा है। जिस तरह मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे अगर नसीब की दुआ नहीं करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम पे रिलाई करो फिर आप लोग। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट ये है बेटा कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी है, आप लोगों के पास मलेशियन पासपोर्ट भी है, तो आप जाएँ ऑस्ट्रेलिया में कोई अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, मलेशिया में कोई अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, आपकी मर्ज़ी। ये इनका डिफ़ॉल्ट है भाई। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या इतना अच्छा है? पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है क्या ये वाला डिफ़ॉल्ट? जी, डेफ़िनिटली। ये वाला डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, केएफसी में जॉब करेगा, मैकडॉनल्ड में जॉब करेगा, गाड़ी ले लेगा, अपने पैसों से ले लेगा, डैडी थोड़ी हेल्प कर दें, चलो डैडी भी हेल्प कर देंगे। इनकी लाइफ़ में वो मसले नहीं है जो हमारी लाइफ़ में थे, हमारी एज में जो मसले थे। तो हम जिस डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम में रहते हैं, वो इन गोरों के डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा नीचे है। बस इतना सा फ़र्क है। आप गोरे के किसी डिफ़ॉल्ट इकोसिस्टम में चले जाएँ, आप भी उस इकोसिस्टम के हिसाब से ग्रो करना शुरू कर देंगे। बस इतना सा फ़र्क है।
तो अब मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं अपने डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड कैसे करूँ? ये मेरा डिफ़ॉल्ट लिखा जा चुका है या मेरे साथ ये होना है। तो दुआ, दुआ एक टूल है बेसिकली, एक हथियार है। जिसने यूज़ करना है कर ले, जिसने नहीं यूज़ करना ना करे भाई। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम कोई मौलवी लोग थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम तो दुनियादार लोग हैं सारे यहाँ पे। मिलियन डॉलर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बिलीफ रखते हैं कि हम अल्लाह से माँगेंगे तो अल्लाह दे भी देगा। इमाम अली का कौल है कि जब उस ज़ात ने दुआ के दरवाज़े खोल रखे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि कबूलियत के दरवाज़े बंद हों? कैसे मुमकिन है ये? जब उसने दुआ के दरवाज़े खोले हुए हैं आपके लिए और कबूलियत के बंद कर दे, कैसे पॉसिबल है? बस ये कि माँगना, माँगने का जो तरीका है ना, यहाँ पे लोग पूरी दुनिया फ़ेल हो जाती है। मैं भी मैं 20 साल से दुआएँ माँग रहा हूँ, रस्मी दुआएँ। रस्मी दुआ हर कोई माँगता है। पाकिस्तान में गले मिलेंगे, जी भाई दुआ कीजिएगा। भाई भी आगे से कहता है, जी बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे। सब टोपी ड्रामा, सब बकवास है। सारे टोपियाँ बना रहे हैं एक-दूसरे को। जी भाई दुआ कीजिएगा मेरे लिए। आगे वो भी कहता है, जी, जी बिल्कुल आपके लिए बड़ी दुआएँ हैं। टोपियाँ, इसे दुआ कहते हैं आप लोग। भाई दुआ जब निकलती है ना, वो आँखें आपकी तर ना हो, आँखों से आँसू ना निकले, वो दुआ ही नहीं है जब तक आँखों से आँसू नहीं निकलेंगे आपके। और वो जो पावर है उसकी, वो जो पावर है, जिस जिस इंटेंसिटी से इंसान दुआ माँगता है, वो जाती है ऊपर तक, वो जाती है। तो बाकी सब टोपियाँ हैं और इससे बड़ी पावरफुल दुआ है जब इंसान किसी और के लिए माँगता है। सब टोपियाँ हैं। जी, जी, आपके लिए बड़ी दुआएँ हैं। जी, जी, बेटा बड़ी दुआएँ हैं आपके लिए। सब टोपियाँ हैं। ये जिसे दुआ कहते हैं आप लोग। 43 साल का मैं बाबा हो गया हूँ। पहले तो मैंने माना ही नहीं इस कॉन्सेप्ट को। और जब समझ आई, जब माँगा और जब मेरी दुआ कबूल हो गई, मिल भी गया, उसके बाद दूसरों के लिए माँगना, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। रस्मी रिवाज जी, जी, बिल्कुल आपके लिए बड़ी दुआएँ। किसी और इंसान के लिए इंसान दुआ माँगे और इंटेंसिटी के साथ माँगे कि आँखें उसकी तर हो जाएँ। सुभान अल्लाह! ये मंज़िल किसी की आ ही ना जाए। ये वाला मुकाम किसी को मिल ही ना जाए। मैं तो कहता हूँ कहीं हो ही ना जाए ये, हमारी सोसाइटी के अंदर। कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए दुआ माँग रहा है और उसी इंटेंसिटी के साथ माँग रहा है जिस तरह उसने अपने लिए माँगी और उसकी आँखें तर हैं। अपने लिए नहीं माँग रहा, किसी के लिए माँग रहा है। ये है दुआ, अमेज़िंग इतनी पावरफुल है यू हैव नो आइडिया। आप लोगों ने अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो बहरहाल खैर हम इसकी भी बात करेंगे दुआ की भी बात करेंगे। अ, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो नसीब का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को कि नसीब आपके हाथ में है, आप ही के डिसीजंस हैं, आपके फैसले हैं और जो आप लोगों का जो मुकद्दर है, वो लिखा जा चुका है। अच्छा, अब मैंने अपने नसीब पे इम्पैक्ट पैदा किया। अ, हज़रत सादी का एक कौल है कि जो इंसान दुआ माँगता है और मेहनत नहीं करता, वो बेवकूफ़ है और जो इंसान मेहनत करता है, दुआ नहीं माँगता, वो मग़रूर है। उसकी वजह ये है कि उससे अपनी मेहनत पे इतना यकीन है, इतना उसको अपनी मेहनत के ऊपर यकीन है कि मैं अपनी मेहनत के बल पे कामयाब हो जाऊँगा, तो वो दुआ को अपनी ज़रूरत नहीं समझता। तो ये शख़्स मग़रूर है बेसिकली, जो कहता है नहीं मुझे दुआ-वुआ की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट वाज़ मी, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली वाज़ मी। काश मैं पहले ही सुन लेता ये। लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूँ मैं पहले सुन भी लेता, मुझे कौन-सी समझ आ जानी थी ये। मैंने वही मौलवियों का समझ लेना है, ये मौलवियों की टोपियाँ सारी हैं। क्या ये चक्कर है, हथियार-वथियार और फिर ये समझ आ जाना कि जी मैं मग़रूर हूँ। मैं कौन-सा मग़रूर हूँ अब्बू जी, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। जो इंसान दुआ नहीं माँगता वो मग़रूर कैसे हो गया? तो वो अपनी अपनी मेहनत, अपने ऊपर इतना उसको नाज़ है, इतना फ़ख्र है कि वो समझता है मुझे किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है।
ये है सारी गेम एंड दैट एग्ज़ैक्टली वाज़ मी। मैं 20 साल ऐसे ही था। मैं कहता था मेरी मेहनत, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी इंटेलेक्ट, मैं क्या तीस-मार खान हूँ, मैं कर लूँगा। कोई कोई दुआ-वुआ की मैं कोई टूल अब्बू कहते थे हथियार, टूल, ओवरराइड ओवरराइड, डिफ़ॉल्ट, ओवरराइड। मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात, मैं क्लिक ही नहीं करती थी मुझे। तो फाइनली वो क्लिक हुई है, समझ आई है, सारी गेम समझ आ गई मुझे। तो बहरहाल हम इस टूल को भी यूज़ करेंगे, हम अ, स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करेंगे, हम इंटेलेक्ट को भी यूज़ करेंगे। हम अ, ये सारी चीज़ें समझनी है अब आप लोगों ने कि अगले 10-15 साल क्या होगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने समझना है वो ये है कि आप लोगों के पास फर्स्ट मनी और सेकंड मनी होनी चाहिए। फर्स्ट मनी और सेकंड मनी क्या है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ, फर्स्ट मनी जो है आप लोगों की किचन की लूप है बेसिकली और जो लोग किचन की लूप में फँसे हुए हैं, वो बेसिकली फर्स्ट मनी के स्ट्रगल में लगे हुए हैं। और फर्स्ट मनी मनी के हमेशा 2 टुकड़े होने चाहिए। एक वो है जो आप लोगों की लाइफ़स्टाइल को चलाता है, आपकी किचन को चलाता है, आपकी फैमिली को रन करता है, आपके सारे कोई दोस्त कर्ज़ा माँगने आ जाए, आपकी जेब में पैसे होते हैं, किसको आपने कर्ज़ दे दिया, छोटे भाई के स्कूल का खर्चा दे दिया, बहन की शादी करवा दी। ये सारे काम आप फर्स्ट मनी से करते हैं। बिज़नेस हमेशा सेकंड मनी से किया जाता है। सेकंड मनी वो होती है जो सरप्लस होती है और आपके पास एलोकेटेड फॉर बिज़नेस होती है हमेशा। आपने बिज़नेस के लिए साइड में पैसे लगा के रखे हुए हैं, कि ठीक है ये पैसा मेरा डूब भी गया तो मेरी लाइफ नहीं डूबेगी क्योंकि ये मनी जो है वो तो सेकंड मनी है। ये मनी तो मैंने बिज़नेस के लिए रखी हुई है। तो अब ये पॉइंट है जो आप लोग समझ लें कि जी फर्स्ट मनी और सेकंड मनी क्या है। अब सेकंड मनी कितनी होनी चाहिए? अब मैं अगर कोई मिठाई की दुकान का एक्सपर्ट होता, मैं यकीनन आपको फ़ॉर्मूले बताता कि जी मिठाई की दुकान खोलो सारे। मैं आप सब लोगों को मिठाई की दुकान पे लगा देता। लेकिन चूँकि मेरा अमेज़न से लेना-देना है, मेरी वेल्थ अमेज़न से क्रिएट हुई है, मैं पीएल मेरे हाथों में मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है, तो मैं आपको पीएल ही का रास्ता दिखाऊँगा और पीएल ही के रास्ते से बताऊँगा कि कैसे आप लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपनी और कैसे आप मिलियन डॉलर तक का जर्नी तय करेंगे, मिलियन डॉलर बनेगा कैसे आप लोगों का, ठीक है? अच्छा जी, अब एक काम करते हैं क्विकली मैं ज़रा टीम से पूछ लूँ कि अ मैं टीम से कह रहा हूँ कि जो शख्स बहुत जल्दबाज़ है, जो कह रहा है कि जल्दी से फ़ॉर्मूला बता दें, स्टार्ट करें उनको ब्लॉक कर दें। क्योंकि जल्दबाज़ होंगे तो वैसे ही कोई काम नहीं है, उनके तो ज़िंदगी में पैसे नहीं बनने वाले। जल्दबाज़ इंसान तो वैसे ही मरना है बेचारे ने। तो मैंने टीम को कहा है कि जो भी जल्दबाज़ ये कह रहा है कि जल्दी से फ़ॉर्मूला बता दें, स्टार्ट करें बस अब आप। तो इनको सबसे पहले बैन कर दो, यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी और इनको ग्रुप से भी निकाल दो। ये बेचारे इस काबिल नहीं है, इन बेचारों को कुछ नहीं होने वाला। ये तोता बेचारा बहुत जल्दबाज होता है। वो कहता है दे दो, जल्दी से दे दो। अ, बिज़नेस करना, मिलियन डॉलर बनाना बड़े साबरीन और शाकरीन का काम है। जो बंदा बहुत जल्दी में है, तो बेचारा उसका ये सेशन अटेंड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उन्हें चुन के निकालें। मैंने टीम से कहा है उन्हें चुन के निकालना है, चुन के ब्लॉक करें, फाइंड आउट करें इनके कमेंट्स और उन बेचारों को चुन के फ़ारिग कर दें, प्यार से निकाल दें। ठीक है? अच्छा, अब अब आ जाइए यहाँ पर आके लोग मार खाते हैं जब लोग अपने पहले पैसे से ज़िंदगी भर की जमा पूँजी से बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं और जब वो पैसे डूब जाते हैं, तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट मनी से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ज़ीरो से फर्स्ट मनी बनाना और फर्स्ट मनी से सेकंड मनी बनाना, सेकंड मनी से बिज़नेस बनाना, ये है राइट तरीका। ये है राइट तरीका और जो गलत तरीका है, वो ये है कि ज़ीरो से फर्स्ट मनी बनाना, फर्स्ट मनी को बिज़नेस पे लगा देना, पैसे डूब जाने के बाद बैंकरप्ट हो जाना, जो कि मैं सारी ज़िंदगी खुद करता रहा हूँ। ये है गलत तरीका। तो अ, तो फर्स्ट मनी से आपने लाइफ़स्टाइल चलानी है, आपकी किचन मनी, आपकी किचन इनकम भी फर्स्ट मनी से ही आनी है। तो फर्स्ट मनी से बिज़नेस नहीं करना चाहिए।
सेकंड मनी से बिज़नेस करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सोसाइटी में हो क्या रहा है? हमारे यहाँ सोसाइटी में ये हो रहा है कि माँ कहती है कि बेटा छत होनी चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप माँ से कहते हैं, माँ ये पैसों से मेरा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। मैं अभी किराए के घर में रह रहे हैं, सुकून से रहें, सुकून से रहें। माँ कहती ठीक है बेटा, मेरे मरने के बाद एक छत ले लेना, अपने लिए ले लेना। ये है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो अम्मियों को कौन समझाए? अम्मियों को कैसे समझाएँ? अ, अम्मियों को समझाना वाक़ई एक चैलेंजिंग इश्यू है सोसाइटी के लिए कि आप घर नहीं खरीद रहे। पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये प्लॉट ले लो, घर ले लो। तो अब हम प्लॉट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अब हम घर की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक घर खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया और आपने कोई 50 लाख अपनी कोई 5, 6, 7, 8 साल की मेहनत से 50 लाख जमा किया था। आपने बैंक से लोन लेके 50 लाख लेके आपने घर ले लिया, इंस्टॉलमेंट्स पे ले लिया। आपकी ज़िंदगी के 5 साल कद्दू बिज़नेस करना है अब आपने। छोड़ दें अब बिज़नेस को। इतना बड़ा मार्का, इतना बड़ा 30 मार खान आपने इतना बड़ा काम किया है कि जी ज़बरदस्त मुबारिक हो, घर ले लिया जी। बिज़नेस कैसे होगा अब आपका? खुद सोचें थोड़ी देर के लिए। चलें, अब हम लॉजिकली समझने की को अब अम्मी को लॉजिक तो समझ नहीं आती है। अम्मियों को तो खुद फ़ायदा कोई भी नहीं है। आप अम्मी को बिठा दें, मेरी वीडियो दिखा दें, अम्मी फिर भी नहीं मानेंगी। अम्मी बोलेंगी बेटा सुकून होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए। वो है इमोशंस। अम्मी है ना, अम्मी बहुत प्यारी होती हैं। अम्मी हमेशा इमोशंस के ऊपर आपसे बात करेंगी और कि जी बेटा छत होनी चाहिए। तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपने छत लेनी है, आप छत ले लें या आप बिज़नेस कर लें। मिलियनेयर आप बिज़नेस करके बन सकते हैं, छतें लेके मिलियनेयर नहीं, कोई इंसान नहीं मिलियनेयर बन सकता। मैं 3 मिलियन यूएस डॉलर के घरों की मैंने कमिटमेंट्स की हैं, 3-3 घर बनाए हैं। भाई मैं अब इस लाइफ़ के स्टेज में आ गया हूँ, तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे उलझन होती है। मुझे उलझन इस बात की होती है कि ये 3 मिलियन डॉलर के मैंने 3 घर तो ले लिए, मेरे किस काम के? मेरे किस काम के? 1 टका तो मिल रहा नहीं मुझे इसमें से। आप बीवी को घर लेके दें, 2 करोड़ रुपए का। मैं कहता हूँ 10 करोड़ का लेके देते हैं। अब वापस लेके दिखा दूँ ज़रा। बेगम वो बिज़नेस में रिक्वायरमेंट आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इस घर को बेच के बिज़नेस-विज़नेस करते हैं, फिर ले लेंगे। ले करके दिखा दें आप लोग। अम्मियों को आप घर लेके दे दें या बीवियों को घर लेके दे दें, 1 टका वापस नहीं आने वाला आपका। तो अब मुसीबत ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी की एनर्जी 10 साल की तवन्नाइयाँ घर लेने पे लगा दूँ या उसी पैसे को बिज़नेस पे लगा दूँ। अब इनके दरमियान अब आप फ़र्क करके देख लें, जब आप फैमिली के लिए घर लेते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़ का घर लेते हैं, तो अब वो 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा। हमारी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम एंटरप्रेन्योर लोग जो हैं, वो पैसे हमारे थोड़ी हैं, घर वालों के। हाथ डालेंगे उस घर के ऊपर, बीवी खड़ी हो जाएगी, अब्बा जी खड़े हो जाएँगे, अम्मा जी खड़ी हो जाएँगी, भाभियाँ खड़ी हो जाएँगी, पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा कि आपने कैसे सोच कैसे लिया? तो अब आप मुझे आके बोलें सनी भाई 10 करोड़ का घर है मेरा। भाई 10 का हो या 1 का हो, आपके किसी काम का है? ये है मेरा क्वेश्चन आपसे। बेच के दिखाओ ज़रा इसको। लाओ 10 करोड़ कैश लेकर आओ मेरे पास, दिखाओ ज़रा। नहीं, वो तो नहीं बिक सकता। जाओ फिर अपना कुछ और कोई और इंतज़ाम करो। पैसों का इंतज़ाम आप कहीं और से करो आप अगर बिज़नेस बिल्ड करना है तो। घर को नहीं काउंट किया करें आप लोग। घर को काउंट करना बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो आप जब अपनी अ, वेल्थ के अंदर घर की वैल्यूएशन को काउंट कर लें, ज़ीरो वैल्यूएशन है। कोई किसी किसी खाते में नहीं आता आपका घर। अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा फिर हम क्या करें? अम्मी को कैसे समझाएँ? भाई आपकी अम्मी है, मेरी अम्मी होती मैं समझा लेता। आपकी अम्मी अब आप ही समझाएँ जाके और मेरी वीडियोज़ ना दिखाया करें आप लोग। अम्मियों को लॉजिक तो वैसे ही नहीं समझ आनी, लॉजिक की बात ना करें। आप कि तारों-वारों की बात करें कि तारें हिलाएँ दिमाग की, कुछ इमोशंस के साथ खेलें थोड़ा-सा, कुछ फिगर आउट करें। आप लोग अब फिगर आउट करें वो वाला काम, ठीक है? अच्छा जी। अ, तो मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ।
मैंने पाकिस्तान में प्लॉट ले लिया या मैं घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हुए मैं पाकिस्तान में अगर मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, क्या रिटर्न है उसका? चलें कैलकुलेट करें। आपने रियल एस्टेट का बिज़नेस करना है जी, मुझे घर खरीदने हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी या बिज़नेस की नीयत से ली हुई प्रॉपर्टी और हमारा घर, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हमारे घर में अम्मी इन्वॉल्व होती हैं, अब्बू इन्वॉल्व होते हैं। जबकि कमर्शियल नियत से जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि जी ये मैंने एक घर लिया है, मैं इसको किराए पे चढ़ाऊँगा और 2 साल के बाद बेच दूँगा। फैमिली का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ये वाला सही है। ये बिज़नेस अच्छा है। चलें अब ये बिज़नेस करके देखते हैं। अम्मी-अब्बू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, इस प्रॉपर्टी के अंदर। ये आपका कमर्शियल है, ये आपका बिज़नेस है। मैंने एक घर लिया, अब कितना किराया मिलता है? पाकिस्तान में रिटर्न है क्या वैसे? 6%। 6% है रेंटल रिटर्न सालाना। वो भी अगर मैं अज़्यूम करूँ, अच्छा अगर चढ़ा दिया आपने तो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ का फ्लैट कराची में 50,000 रुपए 30, 40, 50,000 रुपए रेंटल चढ़ जाता है। तो मैं अगर 50,000 मान लूँ, तो साल का 6 लाख रुपए बनता है। साल का 6 लाख रुपए अगेंस्ट 1 करोड़, तो ये रफली आप समझ लें 6% का आपको सालाना रिटर्न आ रहा है। अच्छा, अब इस एनुअल रिटर्न को मैं कहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ लगाया, मुझे 1 का 2 बनाना है। पाकिस्तान में वैसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, 1 का 2 बनाइए, 1 का 2 बनाइए। तो फिर वो डबल शाह वगैरह काफ़ी अच्छे लोग हैं। आप उनके पास जाएँ, उनको बोलें जी 1 का 2 बनाइए। वो कहते हैं आज ही आइए, आज पाइए। ये लीजिए 1 का 2 बना दिया। अ, ये वाले कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्योंकि जल्दबाज़ी नेचर में हमारी पूरी कौम की नेचर वो बस जल्दी से फ़ॉर्मूला बता दें, क्या है सनी भाई $1 मिलियन का? मैं 3 घंटा नहीं सुनना चाहता आपको। फ़ॉर्मूला बता दें बस आप मुझे। ये हमारी कौम का एक अलमिया है बेसिकली। तो मसला ये है कि इसलिए मैं बार-बार आप लोगों के दिमागों को फिट कर रहा हूँ कि 10 से 15 साल का सफ़र है, 10 से 15 साल का सफ़र है, 10 से 15 साल का सफ़र है। आपके दिमागों में एम्बेड कर रहा हूँ इस चीज़ को। ताकि इस दिमाग में इस फ़तूर को निकाल दें आप लोग कि जी बस एक ही साल में अमेज़न में जाऊँगा जी, मिलियनेयर बन के निकलूँगा। फ़तूर को निकाल दें दिमाग से, ठीक है? मैंने प्रॉपर्टी ली, 0.5% का रिटर्न है महीने का, 6% का रिटर्न है साल का। तो मुझे मुझे रफ़ली कोई 7 अगर मैं 6% एक्सेल की शीट में डाल दूँ, 1 करोड़ 6% और रफ़ली आप देखेंगे 7 से 8 साल में कहीं जाके मेरा वो करोड़ जो है वो पूरे का पूरा रिटर्न आ जाएगा मेरे पास। यानी 7-8 साल लगेंगे, मेरा 1 करोड़ किराए में आ जाएगा, रेंटल में आएगा। अच्छा, अब इसमें मैं उसको काउंट नहीं कर रहा इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहा। क्यों? उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन को काउंट करने का फ़ायदा क्या है? मैंने आज इस साल 6 लाख कलेक्ट किया है, अगले साल मैं साढ़े 6 लाख कलेक्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है 10%, जबकि इन मुल्कों में जो बाहर के जो मुल्क हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन होती है अमूमन 2%। 1, 2, 3, 1, 2, 3 बस इससे ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान चूँकि बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह तरीके से मैनेज होता है, उनकी अपनी कोई साइंस है, तो वो 10% से 11%, 12% इन्फ्लेशन रहता है हमारा। यानी जो चीज़ मैं आज ₹100 की खरीद रहा हूँ, वो अगले साल ₹112 की होगी, ठीक है? तो लोग रेंटल में भी अपना 10% हर साल ऐड कर देते हैं। तो टेक्निकली इन्फ्लेशन का जो ओनर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको 6% को 6% ही समझूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक क्लेवर काम करता हूँ। क्लेवर काम ये है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी में खाता हूँ, पाकिस्तानी इकोनॉमी में पीता हूँ, पाकिस्तानी इकोनॉमी में खर्च करता हूँ और वहीं रहता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में भी इन्फ्लेशन अप्लाई हो रहा है। मैंने पूरे 1 साल में 6 लाख रुपया कलेक्ट किया, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, रेंटल कलेक्ट किया और मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन 10% की वजह से उस 6 लाख की वर्थ 6 लाख रही नहीं। वो बेचारा 6 लाख जो है वो श्रिंक होके कुछ 5.5 लाख उसकी औकात हो गई बेसिकली। यानी 6 लाख रुपए में मुझे कोई कोई फ्रिज-व्रिज मैं खरीद सकता छोटी गाड़ी अगर मैं खरीद सकता था, वो अब मेरे 6 लाख की वैल्यू नहीं रही, वो तो 5.5 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। तो वो मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है।
तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस चीज़ का एडवांटेज ज़रूर होता है कि वो हर महीने ₹50,000 रेंटल कलेक्ट करेगा, साथ ही इसको डॉलर में कन्वर्ट करके या तो डॉलर अकाउंट में डाल दिया या अपने मुल्क में मंगवा लिया। तो मैं लेट्स से उस 6 लाख को मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करके ऑलरेडी ले आया हूँ। अच्छा, अब मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं 10% अपने टेनेंट के ऊपर डाले जा रहा हूँ हर साल कि भाई इन्फ्लेशन 10% हो रही है, चलो शाबाश 10% दो मुझे। जबकि रहता मैं मलेशिया में हूँ जहाँ पे इन्फ्लेशन 2% है। तो अब मैं तो यहाँ फ़ायदे में हूँ। मुझे 8% का एक्स्ट्रा ही फ़ायदा हो गया यहाँ पे। हर साल हो रहा है मुझे। इस चीज़ को भी आप लोग ज़हन में रख लें कि जो लोग प्रॉपर्टियाँ खरीद के रेंटल पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग पाकिस्तानी इन्फ्लेशन के ऊपर रेंट कलेक्ट करते हैं, रहते बाहर हैं या उसी पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस है, ये सेकंड मनी की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मनी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। फर्स्ट मनी को यूज़ कर लिया ना अगर ये घर खरीदने के लिए और किराया कलेक्ट करने के लिए, तो मुसीबत ये है कि मैं हर महीने ₹50,000 कमाता हूँ और खा लेता हूँ। क्योंकि फर्स्ट मनी से ये मैंने बिज़नेस बिल्ड किया है और ये बिज़नेस जो भी मुझे प्रॉफ़िट देगा, मुझे हर महीने खाना है इसको। मतलब खाने के लिए रखा हुआ है। मैं ग्रो ही नहीं कर सकूँगा इस बिज़नेस को। बिज़नेस हमेशा सेकंड मनी से ग्रो करता है, फर्स्ट मनी से नहीं ग्रो करता। फर्स्ट मनी से तो इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होता है। बस किसी तरह मेरा किचन चल जाए। जी, मैंने ये बिज़नेस कर लिया, मैंने एक घर ले लिया। ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी 1 करोड़ लगा के मैंने ये फ्लैट लिया। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह ₹50,000 आता है। हम इस ₹50,000 से अपना घर-बार चलाते हैं और हम बस ज़िंदगी की गुज़र-बसर कर रहे हैं बस किसी तरीके से। ये मुसीबत है फर्स्ट मनी की। अच्छा, जो बंदा 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा है महीने की, उसने समहाउ 1 करोड़ का ये किराए पे लेके डाल दिया। ₹50,000 आए जा रहा है। वो उस ₹50,000 को डॉलर में कन्वर्ट किए जा रहा है, रखे 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 वो कहता है सेकंड मनी के पास ही रहना चाहिए, मेरे पास ये ₹50,000 नहीं आना चाहिए। मैं नहीं यूज़ कर सकता, ये बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही रखो इसको। फर्स्ट मनी 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, ये मेरी फर्स्ट मनी, इससे मैं अपना घर चलाऊँ, मरूँ, खपूँ, मुझे कम पड़े, ज़्यादा पड़े, बस यही है जी, मैंने इसी से लाइफ़ चलानी है अपनी। मेरा दोस्त कहता है उधार चाहिए, मैं भाई यहीं से उधार दूँगा उसको, फर्स्ट मनी से ही दूँगा। होगा तो दे दूँगा, नहीं होगा तो बोलूँगा यार मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। क्यों? सेकंड मनी इज़ नॉट माइन, ये बिज़नेस की है। ये बिज़नेस का पैसा मैं इसको टच ही नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। भाई सेकंड मनी को अगर मैंने खाना शुरू कर दिया तो ग्रो कैसे करूँगा? मैं दूसरा घर कब लूँगा फिर? अगर मैंने ये ₹50,000 महीने का खाना शुरू कर दिया, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो मैं अगर इसको घुमाए जाऊँ, तो कहीं जाके 7-8 साल में मुझे 1 करोड़ मिल जाना है। प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है और 1 करोड़ कैश मेरे पास होगा 7-8 साल के बाद, फिर मैं दूसरा घर ले लूँगा। ये है सेकंड मनी को घुमाना। तो भाई मैं कैसे निकाल लूँ इसमें से पैसे? मैं नहीं निकाल सकता। ये फर्स्ट मनी है, ये मेरी इनकम, मेरी किचन मनी है, यहाँ से मैं आपको लोन दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना फर्स्ट मनी, सेकंड मनी, मज़े की बात है मुझे ही समझ आ जाते हैं। मुझे ही समझ आ जाते हैं। मैं कोई कोई मुझे समझा देता, लाइफ़ बन जानी थी मेरी। बाबे हो गए हम तो समझते-समझते ही इसको। लेकिन बड़ी बात है, समझ आ गई। तो आप लोगों को एट लीस्ट समझ आ जानी चाहिए। अच्छा चलें, एक पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हमारी तो फर्स्ट मनी की स्ट्रगल नहीं खत्म हो रही सनी भाई, आप सेकंड मनी पे चले गए सीधा। देखिए मुझे हर क्लास का सॉल्यूशन निकालना है। जो बेचारे फर्स्ट मनी की स्ट्रगल में हैं, उन पे भी आएँगे, उन पे मैं एंड पर आऊँगा। और जिनके पास सेकंड मनी है, सरप्लस मनी पड़ी हुई है, बिज़नेस के लिए डेडिकेटेड, जो बिज़नेस का पैसा एक बार बिज़नेस के लिए डेडिकेट कर दें, हाथ मत लगाएँ इसको आप। सनी भाई मैंने 5 करोड़ रुपए जो है ना बिज़नेस के लिए डेडिकेट किया हुआ है। दुनिया का कोई भी बंदा उधार माँगने आ जाए, सेकंड मनी टच नहीं कर सकता मैं। हाँ, फर्स्ट मनी भी मेरी बेहतरीन है, मैं महीने का 3 लाख रुपए मेरी सैलरी है, बेहतरीन घर चल रहा है, 1 लाख रुपए हर महीने में सेव कर लेता हूँ। तो साल के एंड पे 12 लाख रुपए मेरी फर्स्ट मनी का अपना एक लाइफ साइकिल, उसमें भी पैसा मेरे पास पड़ा हुआ, उसमें भी कोई 1 करोड़ पड़ा हुआ है मेरे पास। ये मेरी फर्स्ट मनी। फैमिली, बीवी, बच्चे, किचन, अम्मी-अब्बू, दोस्त, यार, खानदान वाले, शादी करा दो, फलाँ को कर्ज़ा दे दो। ये जी फर्स्ट मनी मैंने रखी हुई 1 करोड़ है मेरे पास। ठीक है? और हर महीने लाख रुपए सेव हो जाता है।
अच्छा जी, सेकंड मनी में क्या है आपके पास? जी, सेकंड मनी में सनी भाई मेरे पास इस वक़्त 2 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है और मैंने उसमें एक मिठाई की दुकान ले ली थी। उससे हर महीने मुझे प्रॉफ़िट आ रहा है। रफ़ली कोई 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफ़िट आता है। तो वो सेकंड मनी वाले बैंक अकाउंट में जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। उसमें मेरे पास 5 साल से कोई 4 करोड़ जमा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इस 4 करोड़ का करना क्या है मैंने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? फर्स्ट मनी का साइकिल ही अलग है, सेकंड मनी का साइकिल ही अलग है। आपकी मुसीबतें सारी लाइफ में उस वक़्त आती हैं जब आप फर्स्ट मनी, सेकंड मनी को मिक्स करते हैं और बिज़नेस से निकाल के घर के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। घर की, खानदान की, फैमिली की जायदाद बेच के उससे बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आती हैं सारी मुसीबतें, यहाँ आती हैं सारी मुसीबतें। ठीक है? मेरे पास लोग आते हैं कि सनी भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, रूरल एरियाज़ में बहुत इतने एकड़ की ज़मीन है। मैं वो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, अम्मी-अब्बू नहीं मान रहे। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अ, घर वाले क्या कहते हैं आपके बारे में? सनी भाई घर वाले सारे लान-तान करते हैं मुझे। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं इतना कोई महान इंसान हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता घर में, समझ में नहीं आती क्या करूँ? मैं उसको कहता हूँ गलती से भी घर नहीं बेचना, गलती से भी नहीं बेचना, ये गलती नहीं करना कभी अपनी लाइफ़ में। मैं उस बेचारे को ये नहीं कह सकता कि आप इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हैं। वो तो मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ़ इंसान से डील कर रहा हूँ। बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि सारे घरवाले उसको बेवकूफ़ कहते हैं। घर में कोई उसकी सुनता नहीं बेचारे की। समझ जाएँ आप एक बेवकूफ़ इंसान से डील कर रहे हैं। समझ जाएँ। किसी इंसान के बारे में पूछना हो ना कि बेवकूफ़ है या अक्लमंद है, सिर्फ़ उसके पूछ लें भाई घरवालों की क्या राय है आपके बारे में? उसी वक़्त समझ आ जाएगी आप एक बेवकूफ़ शख़्स से डील कर रहे हैं, जिसके सारे घरवाले उसको बेवकूफ़ कहते हों, सारे घरवाले उस पे ट्रस्ट ना करते हों। क्यों? वो हर बार उनके पैसे डुबो देता है, वो हर बार कोई ना कोई उल्टा काम कर देता है। घरवाले कहते हैं ये नालायक है, ये हमारे घर का नालायक है। अच्छा उसमें नालायकों में भी कुछ बड़े अच्छे निकल भी आते हैं। देखिए मैं 90% जनरल 90% 10% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर राइट? तो 90% के ऊपर ये फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है कि जब घर वाले ट्रस्ट ना करते हों किसी बच्चे के ऊपर, तो या तो वो नालायक है, बेवकूफ़ है या अभी वो बहुत यंग होगा। क्यों? 21 साल के बच्चे ने तो डुबोने ही तो होते हैं पैसे। तो क्या हुआ डुबो दिए तो? क्या हुआ उसने डुबो दिए तो? कोई बात नहीं। लेकिन 21 साल का बच्चा पैसे डुबो दे और घर वाले इसको लान-तान करना शुरू कर दें, नाउ दैट इज़ अनफेयर। ये अनफेयर है। तो अभी मैं उसको गुंजाइश दूँगा कि ठीक है अभी 21 साल का है, अभी इसके पैसे डुबोने का टाइम है। हो सकता है 25-26 मारे खा-खा के, खा-खा के, खा-खा के 30 की उम्र में पापी बन जाए, अपने बिज़नेस के अंदर। 10 साल अभी इसने मार खानी है। लेकिन एक 32 साल का शख्स मेरे पास आ जाए, जी सनी भाई मैं बहुत महान इंसान हूँ, अम्मी-अब्बू नहीं मानते, मेरे घरवाले बुरा-भला मुझे कहते हैं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचने देते। मैं समझ जाऊँगा ये बेवकूफ़ आदमी से डील कर रहा हूँ। 10-12 साल इसने प्रूव कर दिया अपने माँ-बाप को जो भी करना था। ठीक है? अच्छा अब आते हैं हम दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ। तो मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, 6% का सालाना मेरा रिटर्न है। अगर वो मेरी सेकंड मनी है और वो मैं पैसे डिपॉज़िट करता हूँ बैंक में यूएस डॉलर या किसी ऐसी करेंसी में जिसकी इन्फ्लेशन पाकिस्तानी रुपीज़ से ज़रा कम है। पाकिस्तानी रुपीज़ तो 10, 11, 12 10, 11, 12% के हिसाब से वो इन्फ्लेशन चल रही होती है उसके अंदर। तो मैंने लेट्स से डॉलर में रखवा दिया या मैं ओवरसीज़ में हूँ। तो मैं 6% जमा किए जा रहा हूँ, साइड पे किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। मैं उसको टच ही नहीं करता। तो 7-8 साल के बाद वो उसी मनी को घुमा-घुमा के मैंने कोई 1 करोड़ बना लिया अपना। अगर मैं उस मनी को नहीं घुमाता खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, तो फिर मैं एप्रिसिएशन पे अब डिपेंड करूँगा कि प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन क्या है। पाकिस्तान में एक टाइम था, बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन होती थी। प्रॉपर्टियाँ रातों-रात मल्टीप्लाई हुआ करती थी। फाइलें बिकती थी। हाइप ओवर अननेसेसरी हाइप भी था मार्केट के अंदर। अब वो स्टेबिलिटी आ रही है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़, स्टैम्प ड्यूटियाँ लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, फ्लिपिंग उन्होंने कहा फ्लिपिंग बंद करो। किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले फ्लिपिंग कंट्रोल की जाती है। अननेसेसरी फ्लिपिंग जिस तरह दुबई में होती थी। आज बंदे ने 100 की खरीदी,
रात को 110 की बेच दी, सुबह वाले ने 120 की बेच दी, द शाम वाले ने 130 की बेच दी। वो जी प्रॉपर्टी फूले जा रही है, फूले जा रही है, फूले जा रही है, अननेसेसरी हाइप। तो वो फ्लिपिंग को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह मलेशिया गवर्नमेंट भी यही करती है, वो कहते हैं जी 5 साल से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बेची, तो आप पे स्टैम्प ड्यूटी इतनी बढ़ेगी। 3 साल में बेची तो इतनी बढ़ेगी, 5 साल के बाद 0। तो अब जिसने भी खरीदनी वो 5 साल के लिए रखेगा अपनी गोद में रखेगा उस प्रॉपर्टी को सँभाल के रखेगा, 5 साल बाद बेचेगा। तो अननेसेसरी फ्लिपिंग जो है वो हाइप क्रिएट करती है। तो अ, मैंने अब पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, एप्रिसिएशन किस रफ्तार से हो रही है? रेंटल मनी 6% सालाना आ रही है, क्या वो 4% ग्रो कर रही है? 5% कर रही है, 6% कर रही है, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि एक फ़ॉर्मूला तो कोई है नहीं। इन मुल्कों का एक जनरल बता देता हूँ, 3 से 4% एप्रिसिएशन होता है। $1,00,000 की प्रॉपर्टी 1,03,000 1,04,000 की हो जाएगी आपकी 1 साल के बाद। फिर वो बढ़ती रहेगी 4 3 4 के हिसाब से ग्रो करेगी। एंड ऑफ द डे आप 10% बना रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन प्लस आप जो रेंटल मनी जो कलेक्ट कर रहे थे। अच्छा जो लोग प्लॉट ले लेते हैं, उसमें रेंटल मनी तो आती नहीं है। तो आप डिपेंड कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्रिसिएशन के ऊपर, कि ये एप्रिशिएट करेगी तो मैं 4 पैसे इसमें से बना के क्विट कर जाऊँगा। पाकिस्तान में फाइनल यही एक बिज़नेस था। चलें, अब हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। फर्स्ट मनी भी समझ आ गई, सेकंड मनी भी समझ आ गई। हमें प्लॉट का भी समझ आ गया कि प्लॉट या घर मैं फैमिली के लिए लूँगा, तो मेरे किसी भी काम का नहीं हो, 2 करोड़ का हो या 10 करोड़ का मेरी तरफ से। मेरी मेरी नज़र में उसकी ज़ीरो वैल्यू है। मैं मेरे बिज़नेस में किसी काम का नहीं, मैं उससे कोई पैसे निकाल तो सकता नहीं हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा एज़ अ एंटरप्रेन्योर आपको रेंटल के घरों में रहना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट है सदियों से हमारे बाप-दादाओं ने एम्बेड किया हुआ था हमारे दिमाग के अंदर। अपनी छत, अपनी छत, अपनी छत, अपनी छत। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नई जनरेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसको समझना कि अच्छा, अपना घर तो किसी काम का नहीं होता। हमें तो रेंटल पे रहना चाहिए। भाई रेंटल पे रहें आप, रेंटल पे रहें। अपने 50 लाख रुपए आपने सेविंग्स जमा की हुई हैं, उस 50 लाख को डबो दें आप, बिज़नेस में डबो दें, डबो दें। प्रॉपर्टी के अंदर लगा के सुकून की नींद सोऊँगा। भाई सुकून की नींद सोएँ आप, ₹50,000 रेंटल जा रहा है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं भाई, आप कोई बला हैं, कोई चीज़ है भाई। एंटरप्रेन्योर जो है अ, वो अपनी सेफ्टी नेट का इतना फ़िक्र नहीं करता, वो तो मनी बनानी आती है उसको। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, वो मनी बना लेते हैं, वो मनी ढूँढ लेते हैं इधर-उधर से। ये वाला माइंडसेट पैदा करें आप लोग। तो रह लेना 40-50,000 किराए के घर में रह लें। कितने साल रहेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। एक दिन खरीद लेंगे। जब आप मल्टी मिलियनेयर बनेंगे भाई आप 5 घर खरीद लें, 10 घर खरीद लें, घरों का मसला नहीं है। खरीद लेंगे, उस वक़्त खरीद लेंगे। ये जो टेम्पटेशन है ना ये प्रॉपर्टी इतने की है, बस जल्दी से बड़ी-बड़ी मैं ले लूँ, किसी तरीके से ले लूँ। ये प्रॉपर्टियाँ आज से 2000 साल पहले भी बिकती थी, 1000 साल पहले भी बिकती थी। आज आप किसी से बात करें 1970 वाले से तो वो यही है कि जी दादा-अबू ने ये प्रॉपर्टी 1970 में ले ली थी। आज हम इसका फल खा रहे हैं। भाई आप आज जो प्रॉपर्टी लेंगे, आज 40 साल वाले फल खाएँगे, आप नहीं खाएँगे। प्रॉपर्टी का फल हमेशा 40 साल के बाद वाला खाता है। तो दादा-अब्बू ने प्रॉपर्टी ली थी, मौजें-मौजें हैं आज आप लोगों की। अब्बू ने ली थी, थोड़ी कम मौजें हैं। आप लेंगे, कोई मौज नहीं है। आपके बच्चों की मौज है। आपके पोतों की उससे भी ज़्यादा मौज है। वो जब बेचेंगे इस प्रॉपर्टी को। आपकी प्रॉपर्टी आपके किसी काम की नहीं, फुल स्टॉप। आप बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे पता है अम्मी-अब्बू के साथ अब लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप बहरहाल समझाएँ जाके। प्यार से समझाइएगा प्यार से उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। नहीं मानेंगे, खैर वो नहीं मानेंगे। बहरहाल एंटरप्रेन्योर्स अपनी मर्ज़ी करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की एक वो पहचान ये है, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं हमेशा। इसको ज़हन में रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मैंने समझ लिया कि अच्छा यही रिटर्न है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके 6% ही मिलना है मुझे साल का। एप्रिसिएशन मुझे मिलेगी को 5 साल के बाद जब मैं बेचूँगा इसको, तो हो सकता है उस वक़्त डबल का हो चुका हो। तो ठीक है, ओके, मुझे आइडिया हो गया। चलो मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। मैं स्टॉक में लगा देता हूँ ये पैसे। तो चलें ठीक है मैं स्टॉक में लगाता हूँ। मैंने
ब्लू चिप स्टॉक खरीदे, वहाँ लगा दिए पैसा। एप्पल का शेयर खरीद लो, अमेज़न का खरीद लो, फलाँ का खरीद लो, फलाँ का खरीद लो। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तो बिज़ी आदमी हूँ। 3-4 लाख रुपए मेरी महीने की तनख्वाह है। जब पाकिस्तान में किसी को 3-4 लाख मिलता है, तो कंपनी खून भी निचोड़ती है उसका अच्छी तरह से। उसका ठीक-ठाक खून निचोड़ा जाता है। भाई काम करो, 3-4 लाख रुपए दे रहे हैं। जिस बंदे को 3-4 लाख रुपए मिल रहा होता है, तो वैसे ही बेचारा 12 घंटे तो बुक होता है अपनी, और वो 30 साल का, 32 साल का होता है। 3-4 लाख रुपए बना रहा होता है। घर जाते-जाते बेचारा एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है। काश मेरी वीडियो देख लें, काश देख लें। अ, बहुत से लोग 1 साल के बाद देखेंगे। बोले काश पहले ही सुन लिया होता। बहुत से लोग रिग्रेट करेंगे 2 साल, 3 साल के बाद यही वीडियो देखने के बाद, कि यार पहले ही सुन लेते। तो ख़ैर चलें। अब होता ये है कि ऐसे लोग कहते हैं कि यार टाइम तो है नहीं, तो हमें तो एक ऐसे बिज़नेस में पैसे लगाने हैं, जहाँ कम से कम 10% सालाना आ जाए। हम चूँकि मुसलमान हैं, हम बैंकों के इंटरेस्ट को हम खाना नहीं चाहते। नहीं तो बैंकों की इंटरेस्ट, डिफरेंट बैंकों के, दुनिया के डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट ऑफर्स देंगे आपको। कोई बोलेगा 4% ले लो, कोई कहेगा 5% ले लो, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ये इंटरेस्ट मनी, जिनको खाना है खा लें। हमें चूँकि नहीं खाना, तो हम तो मजबूर हैं भाई, हम तो कहते हैं कोई और रास्ता निकालो। तो हमें कौमी बचत वाले कहते हैं 12% ले लो। चलो ठीक है, कौमी बचत में डाल देते हैं, 12% लेते हैं, मिल जाएगा हमें। 11% तो इन्फ्लेशन है हमारा। 12% वो हमें देंगे, 11% हमारा वैसे ही इन्फ्लेशन है, हमें मिलना क्या? कद्दू 1% मिलना है उसका। मिल क्या रहा है मुझे? 1 करोड़ के ऊपर मुझे 12 लाख रुपए अगर कौमी बचत से वो बकौल उनके कि जी हलाल वाला कोई सिस्टम है, उन्होंने कोई हलाल वाला कोई मशीनरी बना दी है। अब वो 12 लाख रुपए आ भी गया, तो वो मेरा 1 करोड़ का तो वैसे ही 12 लाख खत्म हो गया। एक मेरे 1 करोड़ की 12 लाख वैसे ही वाइप आउट हो चुका है 1 साल के एंड में मेरा। तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे? सैडली सैडली स्पीकिंग, ठीक है? तो अब मैं कहता हूँ अच्छा फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं किधर डालूँ पैसे? चलो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मैं तो ख़ैर बिल्कुल इनकरेज नहीं करता ऐसे काम कि डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर इन्वेस्ट करें। वो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट ब्यूरो है, पहले आप उनसे बात करें। बोले मैं बहुत नेक इंसान हूँ, मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो बाकायदा आपको इजाज़त देंगे। आप इंशाल्लाह 12 महीने में आपको इजाज़त मिल जाएगी। आप वो पेपर वर्क है, कोई 15-20 चक्कर काटें, इजाज़त-विजाज़त लें उनसे। उसके बाद फिर जब इजाज़त मिल गई है आपको, मुबारक हो, हम आपको इजाज़त देते हैं इन्वेस्ट करने की, फिर आप कर लीजिएगा। तो लोग वैसे उनको बताए बगैर ही करते हैं। लोग कहते हैं हम इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी भाई, मैं अब सिर्फ़ आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा किसी को इन्वेस्ट करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो आप लोगों को ऑप्शंस बता रहा हूँ। क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? चलें हम इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसे लगाते हैं बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज, हम स्टॉक खरीदते हैं। अमेज़न का खरीद लो, टेस्ला का खरीद लो, फलाँ का खरीद लो, फलाँ का खरीद लो। अच्छा, हमने ये सारे स्टॉक्स खरीदने के बाद एंड रिज़ल्ट बता देता हूँ आपको। 10 साल के लिए पैसे अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक में डालें। ये जो डे ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मारे जाएँगे। ये बस टेम्पटेशन है। बिटकॉइन की तरह की टेम्पटेशन है बेसिकली, कि मैं इधर पैसे लगा दूँ, आज डालूँ, कल निकाल लूँ, आज ही आइए, आज ही पाइए। मुझे वो वाला चाहिए जी कॉन्सेप्ट। ये जो आज ही आइए, आज ही पाइए वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये सारे ऐसे ही हैं बस। ये लूले-लंगड़े कॉन्सेप्ट हैं, किसी के चल गए, किसी के लग गए, किसी के नहीं लगे, किसी के लग गए। ये मसले हैं उनके अंदर। तो भाई हमें तो लॉन्ग टर्म गेम खेलनी, जो भी खेलनी है। तो स्टॉक में 10% तक बन जाता है वैसे, बन ही जाता है। अच्छा मेरा बड़ा सिंपल है। मैं तो कहता हूँ कि किसी बैंकर को पकड़ो, बैंक वालों को बोलो कि भाई ये मेरे पैसे हैं। मलेशिया में यूनिट ट्रस्ट के ऑप्शंस होते हैं कि जी ठीक है, आप हमें अपने पैसे दें, हम डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे। मेरे पास टाइम थोड़ी है, ना मेरे पास नॉलेज है, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इतना वो है कि भाई फलाँ का स्टॉक क्या चल रहा है, फलाँ का क्या चल रहा है। मेरा कोई एरिया थोड़ी है। मैं तो अमेज़न वाला बंदा हूँ, मुझे तो अपने पीएल में बात करें आप मेरे साथ। मुझसे ये काम नहीं होते। तो ये लो भाई 1 मिलियन रिंगिट ले लो मेरा, 2.5 लाख $, 3 लाख $, ले लो। चलो खेलते रहो उसके साथ। जी सनी साहब, आपको किस किस्म के रिस्क प्रोफाइल चाहिए? मीडियम रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत डूब जाएँगे, ओके डूबने दो। ये लोग एक्सपर्ट हैं अपनी लाइन के। तो मैंने जो देखा है इनके अंदर वो ये है कि 10% कंफर्टेबली बन जाता है।
यानी लाख का $10,000 साल का बनेगा। मिलियन डॉलर दे दें तो साल का $1,00,000 बन जाएगा। आपकी मर्ज़ी भाई, ठीक है। अब मिलियन डॉलर सारी मुसीबत मिलियन डॉलर ही तो बनाना चाह रहे हैं हम लोग। सनी भाई आप कैसी बातें करते हैं? मिलियन डॉलर है नहीं, आप कह रहे हैं मिलियन डॉलर दे दो, फिर वो $1,00,000 साल का बन जाएगा। हमारा तो मिलियन ही नहीं बना। भाई आप जॉब करते हैं 3-4 लाख रुपए की, आपके पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है। आप कहते हैं इनके हाथ में दे दो, ब्रोकर्स के हाथ में दे दो, लेट देम प्ले। अब वो जो दिल चाहे प्ले करें, मैं उनसे कहता हूँ भाई प्लीज़ सेफ प्ले कीजिएगा। जी सनी साहब हम आपके लिए बहुत सेफ प्ले करेंगे। आप 8% एक्सपेक्ट करें आपको मिल जाएगा साल का। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी में प्ले करने का फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेशन ही 11-12% है मेरी। मेरा वो 1 करोड़ जो है वो तो उसकी औकात 90 लाख रुपए रहेगी साल के एंड में। मेरे तो पैसे डूबे जा रहे हैं पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तानी बैंक में मैं करोड़ रखता जाऊँ, 10 करोड़ भी रख लूँ तो साल के एंड पे 10 करोड़ नहीं, वो मेरा 9 करोड़ पड़ा होगा वहाँ पे। बाइंग पावर के साथ। वैसे बैंक दिखा रहा है मुबारिक हो 10 करोड़ पड़ा हुआ आपका। लेकिन टेक्निकली वो 10 नहीं है, उसकी बाइंग पावर कम हो चुकी है। तो मैं क्या करूँ? मुसीबत है ये तो मेरे लिए। तो भाई निकालो, डॉलर में डालो, कहीं बाहर डालो, कुछ भी करो, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में खेलने का फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। मैं तो आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपके समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, ठीक है सनी भाई, तो यहाँ भी 10% ही बनना था? जी, बिल्कुल, 10% बहुत बड़ी बात है कि 10% बन जाए। आपको खुश होना चाहिए कि 10% बन रहा है आप लोगों का। खुश होना चाहिए, 10% बन रहा है। यानी 1 करोड़ अगर लेट्स से मैंने डॉलर में कन्वर्ट करके 1 करोड़ डाला है, तो मुझे साल पे 10 लाख रुपए मिल रहा है। करोड़ का 10 लाख। अच्छा, मैं कहता हूँ चलो ठीक है फिर, अल्लाह मालिक है। मैंने ब्रोकर को, फर्म को बोला एक काम करो, मुझे 10 साल तक 1 टका भी नहीं चाहिए। मेरा जो सालाना बने वो घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो उसको। तो पहला साल $1,00,000 का बना $10,000। अब टोटल अमाउंट क्या होगी मेरी इन्वेस्टमेंट की? $1,10,000। घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। 1,10,000 के ऊपर दोबारा 10% बना। कितना बना? $11,000। चलो $11,000 ऐड किया जब इसके अंदर, तो 1,10,000 में 11 डाला तो 1,21,000 बन गया। तीसरे साल मैंने कहा घुमाओ इसको दोबारा। उन्होंने 1,80,000 घुमाया और 1,80,000 के सॉरी 1,21,000 के ऊपर मुझे बना रफली कोई $12,000 प्रॉफिट। मैंने कहा इसको भी ऐड करो, दोबारा घुमाओ। ये अब तीसरा साल आ गया मेरा। तो 1,32,000 हो गया मेरे पास। ये लाख जो है ना 2 लाख होते-होते कितना साल लगेगा? एक्सेल की शीट में डाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बनेगा 7 से 8 साल, अगर आप इसको टच नहीं करते। 7 से 8 साल के बाद वो कंपाउंड आपका जमा हो ही जा रहा है, वो अमाउंट आप उसी को दोबारा रीइन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो ग्रो कर रही है। लेकिन अगर ये मेरी सेकंड मनी है तो। लेकिन अगर ये मेरी सेकंड मनी नहीं है, जो सरप्लस जो मैंने साइड में बिज़नेस के लिए रखी हुई है, डूबे तो डूबे, लगे तो लगे, मुझे परवाह नहीं है इसकी। इसे कहते हैं सेकंड मनी। नहीं, 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 नहीं। मेरा तो घर ही सिर्फ़ चलना है भाई। नहीं, नहीं, ये तो मैंने मामू से भी मैं मामू को भी मैंने जाके टोपी पहनाई थी, "मामू क्या बिज़नेस है?" मामू ने कहा, "अच्छा जी, मेरे भी डाल दो।" तो मैंने उनसे भी पैसे लिए हुए हैं भाई, मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी है और मेरा तो घर ही से भी चलना है, मैं क्या करूँ? मेरी तो वैसे इनकम इतनी कम है, मेरी तो सैलरी इतनी कम है, तो मुझे यहाँ से सपोर्ट चाहिए, हर सूरत में चाहिए। तो ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? साल का $10,000 प्रॉफ़िट हुआ, मैंने $10,000 निकाल लिया। ये 10,000 निकाल के मैंने कहा बेगम ये लो मुबारिक हो, $10,000। अब तुम्हारा किचन-विचन का हो गया है, जो मेरी सैलरी आ रही है वो अलग है, मिला-मिलू के खाओ-पियो, एन्जॉय करो, बच्चों को भी खिलाओ। इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट मनी है फिर। अगर मैं अपने बिज़नेस से पैसा निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ, किचन चलाने के लिए, इट मीन्स कि मैं फर्स्ट मनी के साथ डील कर रहा हूँ। जो लोग अभी भी कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट मनी, सेकंड मनी, अगर आप बिज़नेस से पैसे निकाल के घर चलाते हैं, इसका मतलब आप फर्स्ट मनी के लूप में हैं इस वक़्त। अगर आप बिज़नेस से पैसे निकाल के बिज़नेस में डाल के भूल जाते हैं, इसका मतलब आप सेकंड मनी से डील कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी फर्स्ट मनी चिल जा रही है, बड़ी अच्छी जा रही है। आप फर्स्ट मनी को टच ही नहीं करते। फर्स्ट मनी को फर्स्ट मनी रखते हैं, सेकंड मनी को सेकंड मनी रखते हैं आप। मिलियनर बनने के लिए याद रखें ये फ़ॉर्मूले, फर्स्ट मनी, सेकंड मनी से मिलियनर बनेंगे आप लोग। फर्स्ट मनी से बहुत स्ट्रगल है, आपके 5, 6, 7, 8 साल एक्स्ट्रा निकलेंगे अब। क्या है जी फर्स्ट मनी से सेकंड मनी की लूप में पहुँचते-पहुँचते। फर्स्ट मनी बेसिकली किचन की लूप है।
सेकंड मनी जो है वो बिज़नेस का पैसा है, बिज़नेस का कैश फ्लो है। मैंने ये पैसे अ, अगर मैंने 10,000 हर साल में प्रॉफ़िट निकाल लूँ, तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1 लाख 1 लाख ही पड़ा हुआ है। तो वो 1 लाख से 1 लाख बनाते-बनाते मेरे 13 साल लग जाएँगे। एक्सेल में आप लोग करके खुद ही देख लीजिएगा। तो 13 साल के बाद कहीं जाके मेरा वो 1 लाख से 1 लाख बना है। वैसे बज़ाहिर 10 साल में बन जाना चाहिए, लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ प्लस माइनस अज़्यूम कर रहा हूँ उसके अंदर। वैसे 10% के हिसाब से मैं हर साल 10,000 निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ। तो 10 साल में मैंने 1 लाख डॉलर अपना निकाल लिया और मेरा प्रिंसिपल 1 लाख वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं कोई भी ऐसा बिज़नेस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आरओआई बताइए, क्या निकला मेरा आरओआई? जिन लोगों को आरओआई की नहीं समझ आती ज़्यादा कैलकुलेशन, क्या निकला आरओआई मेरा? मेरा आरओआई है 10%। तो मैंने 1 लाख डाला, 10% मेरा आरओआई का मतलब ये है कि हर साल मुझे 10% आता है। 10 साल के बाद कहीं जाके मैं 100% आरओआई कंप्लीट करता हूँ, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आके आप 3 किस्म के बिज़नेसेस को समझ लें, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 बिज़नेस क्या होता है? टियर 1 बिज़नेस वो होता है कि आज ही आइए, आज ही पाइए। उसके लिए आप डबल शाह के पास जाइए, उनसे डील कर लें, आपकी मर्ज़ी। वो सोना की सियालकोट में होते हैं। तो आप उनके साथ कर लें, वो बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है, आपको हम डबल करके दे देंगे, उनसे आप डील कर लें। अच्छा, हम जैसों के लिए टियर 1 वो बिज़नेस होता है, जो 1 साल में आरओआई 100% कंप्लीट हो जाए। यानी मैं आज $1 लाख डालता हूँ, मेरे 12 महीने के अंदर-अंदर $1 लाख मेरे पास आ गया है और 1 लाख मेरा प्रिंसिपल बिज़नेस के अंदर ही पड़ा हुआ है और मैंने 1 लाख निकाल भी लिया। इससे कहते हैं 100% आरओआई। टियर 1 बिज़नेस, ये है आपका टियर 1 बिज़नेस। और हम सब लोगों को टियर 1 की लत लगी हुई है, खून लगा हुआ हम सबके मुँह को, जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हैं। जी, देख-देख के बच्चों की लॉन्चेस, यार ये कैसे मुमकिन है? £25,000 लगाया, लो जी, 4,000, 5,000, 6,000 पाउंड, ये तो भाई साहब का 3-4 महीने में ही कंप्लीट आरओआई हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही गुड लक है, गुड शॉट है। मैंने जो अपने एनालिसिस किए हैं, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि 30% लोग हैं जो टियर 1 में आ जाते हैं, 30%। हर बंदा नहीं आता, हर बंदे की इतना अच्छा लक नहीं होता, हर बंदे का नहीं है भाई। बस 30% ही हैं मेरी नज़र में, 10 में से 3 निकलेंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स देख लें, 10 में से 3 निकलेंगे जो 6 7 8 5, 6, 7, 8 महीने में पूरे का पूरा अपना 100% वापस आ गया उनके हाथ में। 30% बस। अच्छा, बाकी के मैं समझता हूँ 40% वो लोग हैं जो टियर 2 में जाते हैं, जो 2 साल में कहीं जाके अपनी आरओआई कंप्लीट करते हैं। तो 2 साल में जो लोग अपना 1 लाख का 1 लाख वापस ले रहे हैं और बिज़नेस वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं 50% आरओआई, ठीक है? जो लोग 3 साल में चले जाते हैं, उनका आरओआई क्या बन रहा है? 33.33%। जो लोग 4 साल में अपना आरओआई कंप्लीट करते हैं, उनका उनका आरओआई क्या बन रहा है? जो 4 साल में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट अपनी 1 लाख डाल के लाख निकाल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसका आरओआई क्या बनता है? 25%। तो पहला साल उन्होंने 25,000 निकाला, दूसरा साल 25,000 निकाला, तीसरा साल 25,000 निकाला, चौथा साल 25,000 निकाल लिया। मुबारक हो, 4 साल में उन्होंने लाख डाल के लाख निकाल लिया। अच्छा, जो लोग 5 साल में अपना आरओआई कंप्लीट करते हैं, उनका आरओआई क्या बन रहा है? 20%। पहले साल 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, चलो जी, लाख का लाख वापस आ गया। 5 साल लगे मेरा लाख वापस आने में, 20% आरओआई करता। तो अब हमारे अमेज़न के बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है? रफ़ली 30%। अच्छा, ये भी वो हैं जो सक्सेसफुल हैं। जिनके डूब गए वो तो 30% तो हैं ही हैं, वो तो डूब गए पैसे उनके बेचारों के। जिनके डूब गए वो तो डूब गए। 100 में से 30 लोगों के पैसे डूब गए, 70 के नहीं डूबे। अब इन 70 का अगर मैं ब्रेकडाउन निकालूँ, इन 70 को मैं बोलूँ चलो जी ये 100% में इनको डाला जाए। तो इन 70 में से जो 30% लोग हैं, ये वाक़ई लकी हैं, पहले साल में आरओआई कंप्लीट कर चुके हैं अपनी। 40% लोग वो हैं जो 2 साल में कहीं जाके आरओआई कंप्लीट करेंगे। बाकी के 30% वो हैं जो 3 साल या 4 साल में कहीं जाके आरओआई अपना कंप्लीट करेंगे। ये हैं वो नंबर्स जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए।
अभी नंबर्स की बेस पे हम सारी गेम खेलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, चलें आप बताएँ अच्छा बिज़नेस कौन-सा हुआ? आप बोलेंगे सनी भाई आज ही आइए, आज ही पाइए। हमें तो ये वाला बिज़नेस करना है। ये सबसे अच्छा बिज़नेस है। बस ये कि बस आज डालें 1 लाख और वह 2 लाख हाथ के हाथ ही निकल आए। हमारे प्लेटफ़ॉर्म में ये लोग 30% ही हैं मुश्किल से, वो भी वो कि जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर मैं फेल और सक्सेस दोनों को काउंट करके आपको परसेंटेज निकाल के दूँ, तो ये 10 में से 2 हैं ये। 10 में से 2 लकी स्टूडेंट्स होते हैं या लकी लोग होते हैं, जो 1 साल के अंदर-अंदर आरओआई कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? अब ज़्यादातर जो है वो टियर 2 में जाते हैं, जो 2 साल में कर रहे हैं, उसके बाद टियर 3, टियर 4, टियर 5 समझ लें आप लोग। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों के। आरओआई वाला पार्ट भी समझ आ गया आप लोगों को। तो हमने ये अब हम प्लानिंग अभी हम सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो अभी आई नहीं हमारी। स्ट्रैटेजी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें आप लोग सारे, कि मिलियन डॉलर तक पहुँचने के लिए हम ये पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें अपने, कि मैं टियर 1 बिज़नेस करना चाहता हूँ या टियर 2 में जाऊँ या टियर 3 में जाऊँ या टियर 10 में जाऊँ। टियर 10 कौन-सा है? टियर 10 यही है आपकी प्रॉपर्टी है, सेफ है, प्रॉपर्टी खरीद लो। इसमें से जो रेंटल आता रहेगा उसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, खाना नहीं है। खाना नहीं क्यों? ये सेकंड मनी मेरी। तो ये 10 साल में मुझे सा इनफैक्ट 7-8 साल में पूरी की पूरी अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। ठीक है? तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, या मैं स्टॉक्स में चला जाता हूँ, वहाँ भी मेरा टियर 10 बिज़नेस है, 10 साल के अंदर मेरी पूरी की पूरी 100% अमाउंट वापस आ जाएगी। तो ये सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये समझना है कि इंग्रीडिएंट्स क्या हैं हमारे एक बिज़नेस ओनर बनने के, हमारे इंग्रीडिएंट्स क्या हैं? मैं सनी भाई, मैं ये बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ और मैंने मिलियनेयर बनना है। तो वो इंग्रीडिएंट्स बता दें मुझे, जो मुझे आज से बिल्ड करने होंगे। वो इंग्रीडिएंट्स ये हैं कि आपके अंदर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। वो एलिमेंट्स ये हैं कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप मेरे पास आते हैं सनी भाई, मैं 12-13 घंटे जॉब करता हूँ, 14 घंटे जॉब करता हूँ, घर आता हूँ एग्ज़ॉस्ट हो जाता हूँ। अब बताएँ मेरा मिलियनेयर बनने का क्या चांस है? इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। आपके पास तो टाइम ही नहीं है भाई। आप लोग लकी हैं कि आपके लिए हमने एक प्रोसेस ऐसा बना दिया कि 2 बीसी-बीसी के स्टूडेंट आपस में पार्टनरशिप कर लो, एक बहुत बिज़ी है, एक बाबा है, एक बच्चा है, तो चलो आप दोनों मिल के 50-50 बना लेना। तो चलो हमने वो प्रोसेस डेवलप कर लिया आपके लिए। अदरवाइज़ क्या ऑप्शन था आपके पास? तो आपको किसी भी बिज़नेस के अंदर मिलियनेयर बनने के लिए आपको चाहिए टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आपको चाहिए इंटेलेक्ट, आपको इंटेलेक्ट भी चाहिए। अ, बेवकूफ़ों के लिए तो इट्स वेरी हार्ड। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बेवकूफ़ इंसान जो है बेचारा स्ट्रगल ही करता है हमेशा। और जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं उनका भी कुछ नहीं होने वाला। तो पेसिमिस्ट बंदा पहले ही फैसला कर लेता है ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है, ये कोरोना-वोरोना सब टोपी ड्रामा है, ये सब पूरी दुनिया ने मिल के हमें बनाया हुआ है। ऐसे कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे कुछ भी नहीं है। ये सब हमें बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ लोग हैं, जो इन थ्योरीज़ के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। हर चीज़ में पेसिमिस्ट, लगता है ये कोरोना फिनिश नहीं होगा। ये अब 5 साल तक के लिए कहीं नहीं जा रहा। जबकि ऑप्टिमिस्ट बंदा जो होता है वो कहता है सही है, सिरिंज-विरिंज आ जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी, सब हो जाएगा। तो ठीक है, सब खुल जाएगा। हम बिज़नेस करो भाई, हमने आगे बढ़ना है। तो पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट लोगों में काफ़ी फ़र्क है। तो पेसिमिस्ट जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप अगर नेगेटिव हैं, आप इंटेलेक्चुअली लो हैं, आपके पास एक तो टाइम भी कम है, तो आपके मिलियन बनाने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट निल है। तो मिलियन डॉलर बनाने के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है, आपको हाई इंटेलेक्ट होना पड़ता है, आपके पास टाइम भी होना चाहिए और फिर आपके पास सेकंड मनी होनी चाहिए। ठीक है? अब हम आते हैं दोबारा घूम के दोबारा उस तरफ आते हैं। अच्छा, अब एक शख्स मुझे कहता है सनी भाई मैं $1,00,000 मेरे पास है। अब मैं $1,00,000 से मिलियन डॉलर कैसे बनाऊँ? ठीक है, एक्सेल की शीट में डाल दें आप। एक्सेल की शीट में डाल दें $1,00,000
और दूसरे कॉलम के अंदर 10% से ग्रो करना शुरू करें ज़रा इसको। 10% के तो बहुत ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। 10% वाले बिज़नेसेस की तो वैसे ही कमी नहीं है। खाली स्टॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ भी 10% बन जाएगा। बहुत स्कीमें मिलेंगी आपको 10% वाली। तो 10% वाली कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप एक्सेल की शीट में डाल के देख लें, खुद ही देख लें। मैं देख लेता हूँ। मैं अगर यहाँ पे अ, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो मेरे $1,00,000 के ऊपर 10% की रफ्तार से अगर मैं ग्रो करना शुरू कर दूँ और ये मेरी सेकंड मनी मैं इसको टच नहीं करूँ, घुमाता रहूँ, 14 साल में के जाके $3.5 लाख बनेगा ये, 14 साल में। 14 साल मैंने रफ रखा हुआ है कि भाई इससे ज़्यादा ना ही हो तो बेहतर है। तो 14 साल में के जाके $3.5 लाख बन रहा है। अब मैं इसी $1,00,000 को अगर 20% की रफ्तार से ग्रो करूँ, तो 14 साल में $1,000,000 बनता है। तो अब ये वाला हमें पार्ट समझना होगा कि $1,00,000 को 20% के हिसाब से ग्रो करना शुरू करो। 20% कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। हमारे हमारे बिज़नेस के अंदर तो वैसे ही अ, हम लोग तो 33% वाले भी देख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग 50% वाले भी रिटर्न्स देख रहे हैं। हम लोग 100% वाले भी देख रहे हैं। तो अगर मैं 20% की रफ्तार से इसी बिज़नेस में ही ग्रो करना शुरू कर दूँ, तो ठीक है 14 साल में $1,000,000 बनाया जा सकता है, अगर ये मेरी सेकंड मनी है $100,000। $1,00,000 सेकंड मनी है, इस पे आने वाले रिटर्न हर साल $20,000 का रिटर्न आता है। मैं उसको भी अपने प्रिंसिपल में डाल के 1,20,000 कर देता हूँ। 1,20,000 को दोबारा घुमाता हूँ पूरे साल में $24,000 बन जाता है। घुमाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। अब इसमें मेरी कुछ लॉन्चेस फेल हो रही हैं, कुछ सक्सेसफुल हो रही हैं। ओवरऑल मुझे 20% साल का आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है 20%। 3 लॉन्चेस में से 1 फेल हो गई, 1 आध ऐसी चल गई, 1 अच्छी चल गई। बहरहाल इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है? एक लॉन्च मुझे 100% आरओआई दे रही है, दूसरी मुझे 50% दे रही है, तीसरी मुझे 33% दे रही है, चौथी लॉस में जा रही है। इट्स ओके। एंड पे 20% कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 14 साल में $1,00,000 से $1,000,000 का जर्नी तय कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लें, 20% की रफ्तार से मनी ग्रो होनी चाहिए आपकी। यानी $1,00,000 तो इस साल के एंड में आपका $20,000 बनना चाहिए। बस ये फ़ॉर्मूला है। $1,20,000 का कैपिटल अगर आपका बिज़नेस में लगा हुआ है, तो इस साल कुछ भी हो जाए $24,000 बनना चाहिए आपका। अगर आप इबादत की तरह 20% के हिसाब से ग्रो करते रहें, तो ये 14 साल में $1,000,000 बनता है। अच्छा मैं $3,00,000 को 20% की रफ्तार से ग्रो करता हूँ। $3,00,000 जिसके पास है, वो कहता है जी मैं 20% की रफ्तार से इसको ग्रो करता हूँ। तो ये बनता है 10 साल के अंदर $1.5 मिलियन। इसे $1 मिलियन तक पहुँचते-पहुँचते 7वाँ या 8वाँ साल लग रहा है। 7 या 8 साल के अंदर-अंदर ये $1 मिलियन तक पहुँच जाता है ये वाला बंदा। ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है हर बंदे के पास $1,00,000 नहीं है, हर बंदे के पास $3,00,000 नहीं, कोई बात नहीं। हम उसकी बात करेंगे फर्स्ट मनी के ऊपर, जब हम फर्स्ट मनी के ऊपर आएँगे। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जो सेकंड मनी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है? चलें, ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाइए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है सनी भाई मुझे आइडिया हो गया, जिस बंदे के पास 1 लाख है, वो 20% की रफ्तार से 14 साल लेगा, जिसके पास 3 लाख है, वो 20% की रफ्तार से 7-8 साल लेगा। जिसकी किस्मत अच्छी हुई हो 40% की रफ्तार से जिसने ग्रो किया है, वो तो तीसरे चौथे साल ही $1,000,000 बना के बैठा हुआ होगा। अब मैं आपको साद और मुबीन के अकाउंट का एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। साद का अकाउंट, साद ने मुझे नंबर्स भेजे अभी कुछ दिन पहले। मैंने साद को कहा साद अभी मैं सोच रहा हूँ फ्लिप करूँ अकाउंट को, क्योंकि साद के अकाउंट में मुझे याद नहीं है वैसे एग्ज़ैक्ट नंबर, शायद मैंने $13,000 लगाया था या $14,000 लगाया था, कुछ ऐसे ही था। मैंने साद साद और मुबीन 3 साल से है ना इस बिज़नेस के अंदर। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, 2018 के हैं या पता नहीं 17 के हैं, 18 के होंगे। मैंने साद और मुबीन के अकाउंट को वैल्यूएट किया, ये लोग लंकावी आए थे मिलने के लिए मुझसे, मलेशिया में। तो मैंने इनके अकाउंट को देख के कहा भई आप लोगों का अकाउंट मेरा ख़्याल है रफ़ली $45,000 की इसकी वैल्यूएशन है। पता नहीं कितनी थी, मैंने कहा कि जी मैं अपना हिस्से का $13-14,000 जो भी बनता है मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो 33% मैं आप लोगों के अकाउंट का ले लेता हूँ। अच्छा अब साद भी जॉब करता है, मुबीन भी जॉब करता है और मैं भी बिज़नेसमैन हूँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएँ ये हमारी सेकंड मनी हुई कि फर्स्ट मनी हुई? ये हमारी सेकंड मनी है। यानी कि सेकंड मनी ये वो मनी है कि जिसको हम कहते हैं घुमाते रहो, आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें भी नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। तो कंफर्टेबली ग्रो करो इस अकाउंट को। अच्छा इस अकाउंट के अंदर प्रॉफ़िट जमा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। हमने इसके अंदर एक और लॉन्च कर दी।
हमने इसके अंदर सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च की। सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर शायद $50,000 लगाया हमने। लेकिन ये वो $50,000 हमने जेब से इंजेक्ट नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अकाउंट के अंदर प्रॉफिट जमा हुए जा रहा है, हमने वही $50,000 दोबारा घुमा के सेकंड लॉन्च कर दी। अच्छा, फिर प्रॉफिट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, सेकंड लॉन्च से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया। हमने उसी पैसे को घुमा के थर्ड लॉन्च कर दी। अब इस अकाउंट के अंदर 3 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और ये तीसरा साल चल रहा है। 2018, 19, 20, 21वां आ गया, ठीक है? 3 साल के बाद मैंने इनसे कहा भाई पिछले 12 महीने का ज़रा प्रॉफिट बताओ, तो इन्होंने बताया जी पिछले साल 12 महीने में हमें $1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब म मज़े की बात है अगर मैं इसका आरओआई कैलकुलेट करूँ तो आरओआई क्या था इसका? आरओआई तो $45,000 था। तो $45,000 तो फिर हम ज़माना पहले रिकवर भी कर चुके हैं। तो फिर इसका आरओआई क्या? इसका तो आरओआई मेरा ख़्याल है वो पहले साल ही हो गया था कंप्लीट। 45,000 तो निकल आया था इसका। फिर हमने मज़ीद पैसे डाले, तो अब इसका आरओआई क्या है फिर? इसका आरओआई कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि वो तो 45,000 तो निकल आया उस किसी बहुत पहले निकल आया और अब ये तो $1.5 लाख पे जा चुका है। मैंने कहा अच्छा 12 महीने इस साल 2021 की प्रोजेक्शन दो मुझे इस अकाउंट की। तो इन्होंने प्रोजेक्शन निकाली थी इस साल जिस स्पीड से अकाउंट ग्रो कर रहा है ये जा रहा है $291,000 यानी ऑलमोस्ट $3 लाख का इस साल प्रॉफिट होगा। तो जिसमें $1 लाख मेरा है, $1 लाख साद का होगा, $1 लाख मुबीन का होगा, अगर हम प्रॉफिट निकाल लें तो। अगर हम बोले नहीं निकालो, इसी को घुमाओ, और डालो, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट डालते रहो। या चलें एक काम करते हैं, आज ही इस अकाउंट को बेच देते हैं। आज इस अकाउंट को बेचें तो इन्होंने मुझे निकाल के दिया कि सनी भाई अगर हम प्रोजेक्शन की और पिछले 12 महीने की एवरेज निकाल लें या 6 महीने की एवरेज निकालें, तो वो बन रहा है $18,500 महीने का प्रॉफिट आ रहा है इस अकाउंट का। तो क्या कितने का बिकेगा ये अकाउंट? एम्पायर पे तो हम जा नहीं रहे, एम्पायर पे हम नहीं जा रहे। हम तो कहते हैं आपस में ही बेच लो। इक्विटी अभी पोस्ट लगाइए, अभी बायर मौजूद है इसका, अभी खरीद लेगा कोई भी इसको। मैं कहता हूँ 70% जिसने लेना है अभी ले लो। तो क्या किस किस मल्टीप्लायर पे? 26 महीने के ऊपर। तो चलें $18,000 मल्टीप्लाई बाय 26 मंथ 36 मंथ्स में नहीं कर रहा। वो एम्पायर है, हम एम्पायर की बात नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये बनता है $470,000 $4,17,000 का अकाउंट। अच्छा फिर एक काम करते हैं साथ इसको ऐसा करते हैं अभी नहीं बेचते इसको घुमाते रहो, घुमाते चलो एक आध लॉन्च और कर लेते हैं हम लोग। तो ये मिलियन डॉलर कब पहुँचेगा? मिलियन डॉलर का फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मिलियन डॉलर तक पहुँचने के लिए अगर तो आपको 26 महीने की कैलकुलेशन करनी है तो। वैसे अगर मैं एम्पायर की कैलकुलेशन करूँ और इस साल के एंड की करते हैं, चलें इस साल के एंड की करते हैं। $24,000 इस महीने, इस साल 12 महीने की एवरेज निकलेगी $24,000 $24,000 मल्टीप्लाई बाय 36 मंथ ये है एम्पायर। एम्पायर इनफैक्ट 40 मंथ्स भी देता है। वो तो 40 मंथ्स भी दे देता है, डिपेंडिंग ऑन अकाउंट कितना चूँकि ये पुराना अकाउंट है, ये नया तो है नहीं। ये तो बहुत ही पुराना हो गया, 3 साल हो गए बाय जब हम एम्पायर में भेजने जाएँगे 4 साल पुराना अकाउंट हो चुका होगा। तो एम्पायर 40 मंथ्स भी दे देगा। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 40 मंथ्स $960,000 $1 मिलियन US का ये रफली अकाउंट है, अगर हम इसको एम्पायर पे जाके बेचें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, एम्पायर का कमीशन निकलेगा इसमें लेट्स से 10% तो ये बन जाएगा रफली $9 लाख $9 लाख में से 20% आप क्योंकि यूएस का अकाउंट है, यूएस की एलएलसी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को आईआरएस को हम टैक्सेस पे करेंगे। 20% टैक्स में चला जाएगा। तो 9 लाख के ऊपर आप 20% निकालें तो पीछे बचेगा $7 लाख $7 लाख हम पुल आउट करेंगे सारे इन्वेस्टर्स। तो 700,000 डिवाइड बाय 3 तो एक-एक बच्चे के हाथ में $2,33,000 आएगा। जिसको मल्टीप्लाई कर दें 160 से तो ये बनता है रफली पौने 4 करोड़ हर बंदे के हिस्से में आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये स्टार्ट किससे हुआ था? अच्छा इनकी सक्सेस की मेन वजह क्या है? इनकी सक्सेस की मेन वजह ये है कि ये बिज़नेस इनका सेकंड मनी है। अगर ये बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते ना कि जी जॉब नहीं है हमारे पास, सनी भाई इस अकाउंट में जो आ रहा है हर महीने इबादत की तरह हमें निकालने हैं पैसे।
क्योंकि इसी से हमारा किचन चलता है। अगर ये इस अकाउंट से के ऊपर किचन चला रहे होते, तो शायद ये इतना ग्रो ना कर पाता। शायद इसमें वो $60,000 ना पड़ा होता। फिर मुझे शायद ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते, फिर मैं उनको बोलता भई आप भी डालो, तो चलो दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करो। फिर स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होनी थी। क्यों? किचन इनकम लिंक हुई हुई है इस अमेज़न के अकाउंट के साथ। तो इन्हें फ़ायदा किस चीज़ का हुआ? इन्हें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ कि इनकी जॉबें हैं, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं, पैसे आ रहे हैं और इस अकाउंट के अंदर मंथली अगर मैं चेक करूँ क्या हो रहा है, अ, मंथली जो रोटेशन है इन्वेंटरी की वो क्या है? इस अकाउंट के अंदर जो मंथली रोटेशन है, वो रफ़ली होगी कोई 5-6 हज़ार यूनिट महीने की घूमे जा रहे हैं क्योंकि 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अंदर, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिके जा रही हैं। तो महीने के 6,000 यूनिट, महीने के 5 से 6,000 यूनिट घूमे जा रहे हैं और मंथली टर्नओवर है इस वक़्त 60,000 $60,000 और ये ग्रो हुए जा रहा है। ऑफ कोर्स 3 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। तो $60,000 ग्रो हो रहा है, हर महीने 18-17-18 हज़ार डॉलर का इस वक़्त प्रॉफिट है, वो भी ग्रोथ में जा रहा है और और इनकी सैलरियाँ अलग से आ रही हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जॉब करके ये बिज़नेस बिल्ड कर रहा है? अगेन उसके लिए आप लोगों को मेरी वीवीआई की सारी वीडियोज़ पहले देखनी होंगी कि बिज़नेस वो ही अच्छा होता है जो फ्लिपेबल होता है, जो ऑटोमेशन पे चलता है, जो आपसे कम वक़्त माँगता है। तो ये वाला बिज़नेस इनसे कम वक़्त माँगता है। अगर ये बिज़नेस इनका खून चूस लेता ना कि मुझे चलाओ पहले, तो ये जॉब ही ना करते। फिर ये इस बिज़नेस को चलाते। जब वो इस बिज़नेस को चलाते, तो ये फर्स्ट मनी बन जाता, सेकंड मनी ना बन पाता। क्यों? किचन जुड़ गया इसके साथ। हर महीने इस पे डिपेंड कर रहे होते और पैसे निकाल-निकाल के बीवी को दे रहे होते कि घर चलाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो हमें एडवांटेज किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे? हमें एडवांटेज बहुत सारी फैक्टर्स का हुआ। एक तो हमें एडवांटेज इस चीज़ का हुआ कि ये हमारा पीएल अकाउंट है, ये फ्लिपेबल है। जब दिल चाहे फ्लिप करके एग्ज़िट कर जाएँगे हम लोग और ये ऑटोमेशन पे चलता है। 6,000 यूनिट्स का मतलब दिन के कितने ऑर्डर्स रफ़ली आते होंगे? दिन के आ रहे हैं रफ़ली कोई 250 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं। 250 200 250 आ रहे हैं। 2 ढाई हज़ार डॉलर डेली की सेल है। डेली का 706 $700 का डेली का प्रॉफ़िट है। अब ये अगर ये इनको खुद ही पिक पैक शिप रिटर्न कस्टमर सपोर्ट करना पड़ जाता, जो आप में से कितने लोग हैं जो इस वक़्त कर रहे हैं ये वाला बिज़नेस? कितने लोग हैं आप में से जो इस वक़्त दराज़ में लगे हुए हैं, कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं, ईबे के ऊपर बेच रहे हैं, जो लोग इंग्लैंड से बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े वेयरहाउसेज़ लगाए हुए हैं, फ़ोर्कलिफ्ट उसके अंदर घूम रही है, पता लग रहा है बिज़नेस हो रहा है और उसके अंदर वो डेली के 2 250 300 400 500 ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं उसको और 6-6 बंदे पिक पैक शिप कर रहे हैं, पीछे पाकिस्तान में सपोर्ट टीम बैठी हुई है कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। तो वो बिज़नेस खून माँग लेता है आपका, कहता है खून दे दो मुझे अपना पूरा। चलो मैं बिज़नेस हूँ, चलाओ अब मुझे। अब आप वो बिज़नेस अगर चलाने बैठ गए हैं, तो आपकी सारी एनर्जी, सारी तवनाई, सारा खून उस बिज़नेस में चला गया। उस जिस बिज़नेस में आप खून लगाते हैं, वहाँ से किचन मनी निकलती है हमेशा आपकी। इनकी किचन मनी जॉब से आ रही है। ये है सेकंड इनकम, सेकंड मनी। सेकंड मनी घुमाए जा रहे हैं, वो भी एक ऑटोमेशन वाले बिज़नेस के ऊपर, जो ऑटो पायलट पे चल रहा है इनका। इसको ग्रो करना बहुत ईज़ी बहुत आसान है इसे ग्रो करना, ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो इन लोगों का मिलियनर बनना बहुत आसान है एक्चुअली। साद का, मुबीन का, ये 2 सारे लड़के मिलियनर बन जाएँगे, बड़े आराम से बन जाएँगे। जहाँ तो और भी बने, ये भी बन जाएँगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो कितने साल में साद की, मुबीन की मेरे ख़्याल है 25 साल उम्र होगी। दोनों की 25-25 साल उम्र होगी। इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो शायद 23 साल के थे। त 22-23 साल के थे। 3 साल हो चुके हैं इस सफ़र में, इन्हें 3 साल इस सफ़र में हो चुका है। तो सेकंड मनी से ये घुमाए जा रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं। अगर मैं इनकी 3 साल की हिस्ट्री निकालूँ इस अकाउंट की, तो 3 साल की हिस्ट्री अगर मैं ग्रोथ चेक करूँ, चलें ग्रोथ के एंगल से देख लें। पिछले साल 1.5 लाख है, इस साल 3 लाख है, तो ग्रोथ क्या हुई हमारी 200% हो गई। तो इट्स नॉट अबाउट 20%, इट्स मोर देन दैट।
लेकिन अगेन साद या मुबीन जैसे कितने होंगे? बहुत मुश्किल से 10 में से 2 ही होंगे, बस ये ज़हन में रख लें आप लोग। मैं आप लोगों को ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, मुबारिक हो, बस आप सब लोग यही वाले सबके साथ यही होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, 10 में से 2 ही हैं बस, ठीक है? और बाकी जो 2 होंगे 10 में से, ये वो होंगे जिनके 2 साल में कहीं जाके आरओआई कंप्लीट हो रहा होगा या 3 साल में हो रहा होगा। उससे अगला जो 2 लोग हैं, वो 3 या 4 साल में हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि $1,00,000 लगा के 4 साल में कहीं जाके 1 लाख का 1 लाख आया है, तो कितना बनता है ये? 25% आरओआई बनता है, तब भी बुरा नहीं है। 25% आरओआई भी बुरा नहीं है। किसी इन्वेस्टर को बोलें जी 25% आरओआई, बोलेगा सुभान अल्लाह क्या बिज़नेस है। 4 साल में मेरा आरओआई कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। क्यों? इन्वेस्टर लोगों को आदत है 10% आरओआई की। 10-10 साल में उनके आरओआई कंप्लीट होते हैं। उन्हें इस चीज़ की आदत है। तो 25% इज़ ऑलरेडी टू गुड। किसी जॉब करने वाले इंसान को जाके बोलें कि 25% का आरओआई कैसा है? बोलेगा सुभान अल्लाह क्या बिज़नेस है, मुझे करवा दो भाई। क्यों? मैं जॉब करता हूँ, 13 घंटे काम करता हूँ, हमारे जैसे लोग तो स्टॉक खरीदते हैं बस, शेयर्स खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? तो ये एक एक्सेप्शनल एग्ज़ाम्पल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये समझाना था कि फर्स्ट मनी सॉर्टेड, सेकंड मनी घूमे जा रही, घूमे जा रही, घूमे जा रही, उसको कोई टच नहीं कर रहा। ये है इनकी ग्रोथ का सक्सेस का राज़। साथ अभी कह रहा सनी भाई चौथी भी लॉन्च कर लेते हैं, 5वीं भी कर लेते हैं। क्यों? पैसे पैसे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर। हर महीने 2 महीने अकाउंट हम खाली छोड़ दें, 40-50 हज़ार डॉलर पड़ा होता है उसके अंदर निकालने के लिए, कि जी सनी भाई निकालें, ना निकालें। तो अब वो टैक्स की वो एडजस्टमेंट भी करनी होती है हमें। एडजस्टमेंट से मुराद हम टैक्सेस पे करते हैं, ऑफ कोर्स पे करते हैं और टैक्सेस की वो उसको कहते हैं टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन कह लें आप। टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन ये होती है कि जी फालतू का पैसा पड़ा हुआ, क्या करें इसका? तो चलो इसकी एक और लॉन्च कर लेते हैं। चाइना में सप्लायर को बोल के इसकी पेमेंट भिजवा दो, एक और लॉन्च कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी 1-2 लॉन्चेस और कर लूँ, 2 साल और वेट कर लूँ, ये तो मिलियन डॉलर का बिक गया हमारा अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आप लोगों ने मिलियनर बनना है, तो आपको फर्स्ट मनी की लूप से निकलना होगा, सेकंड मनी की तरफ जाना होगा और सेकंड मनी को घुमाना होगा और किस रफ्तार से घुमाना है। जिस रफ्तार से भी आप सेकंड मनी को घुमाएँगे, वो डिटरमिन करेगी कि आप मिलियनर कब बनेंगे। तो आइए, साद के केस में हम स्टडी एक कर लेते हैं कि साद या मुबीन का मिलियनर बनने में कितना टाइम लगेगा। इन्होंने इनका अकाउंट ख़ैर अब तो बहुत बड़ा हो चुका है। अब अगर मैं इसको मिलियन डॉलर के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँ, तो ऑल वी नीड इज़ अगर तो एम्पायर में बेचना है या आपने पाकिस्तान में फ्लिप करना है। हम तो पाकिस्तान में करेंगे। मैं तो एम्पायर पे नहीं जाऊँगा। मैंने तो ऑलरेडी सबको बोल दिया कि जी एम्पायर भूल जाइए आप लोग सारे। जब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिमांड है, बायर मर रहा है बेचारा खरीदने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है एम्पायर पे जाएँ। एम्पायर पे जाके 36 महीने का बेचें, 6 महीना वैसे ही वाइप आउट हो गया, पीछे 3 महीना बच गया, 3 महीने से टैक्सेस निकाल दें, वैसे ही आपके 25-26 महीने ही तो बच रहे हैं एंड पे। तो भाई पाकिस्तान में बेचो या वहाँ बेचो, एक ही तो बात है। अनलेस के एम्पायर से 40 महीने की ऑफर आ जाए, फिर बंदा सोचता है कि चलो वहाँ से ज़्यादा बड़ी ऑफर आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान में बेचने का सेकंड फायदा क्या है? सेकंड फायदा पाकिस्तान में बेचने का ये है कि इक्विटी फ्लिप हो रही है, अकाउंट फ्लिप नहीं हो रहा आपका। इक्विटी फ्लिप का मतलब ये है कि जी मैं अकाउंट का 70% बेच देता हूँ, 30% रखता हूँ और मैं ये प्रेफ़र करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 30% स्टूडेंट्स अपने पास ही रखें और हम सिर्फ 70% फ्लिप करें। 30% उसकी टाँग फँसाए रखो, ताकि वो रातों को जागता रहे। ये है फ़ॉर्मूला। ये मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ 100% एक्विज़िशन वाली, मज़ा नहीं आया उसमें। तो हमने इस अकाउंट में अगर लेट्स से $30,000 कोई बड़ी बात नहीं है। इसको और ग्रो करते हैं। एक आध और लॉन्च कर लेंगे कोई। तो हमने $30,000 पर मंथ पे अगर इस अकाउंट को पहुँचा दिया और अगर हम इसको पाकिस्तान में फ्लिप कर देते हैं 26 महीने के हिसाब से, तो $30,000 मल्टीप्लाई बाय 26 वैल्यूएशन बनेगी कोई $8 लाख। मैं $8 लाख में से 70% बेचूँगा, जो कि बनेगा $5.5 लाख।
बाकी 30% लड़कों को बोलूँगा आप लोगों ने रखना है, ये आप नहीं बेच सकते। तो कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा ये लीजिए भाई, 3-4 इन्वेस्टर्स मिल के पूल फंड बनाएँगे, बोलेंगे ये लीजिए पैसे, हम आपके अकाउंट का 70% ऑन करते हैं। अब जो भी प्रॉफिट आ रहा है 70 आप हमें दे दिया करें, हर महीने दे दिया करें। ये है जी सारी गेम। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? अब चलें हमने ये सारा समझ लिया कि सेकंड मनी का ज़्यादा फ़ायदा है, सेकंड मनी से हम लोगों ने बिज़नेस बिल्ड किया और हम किस रफ़्तार से ग्रो करें। अब इनकी रफ़्तार तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट है। इनकी रफ़्तार तो ख़ैर अनबिलीवेबल है। मैं एक एवरेज बंदे की मिसाल ले लेता हूँ। $1,00,000 लगा के अगर आपने 50% यानी 2 साल के आरओआई पे इसको ग्रो कर लिया, जो कि डूएबल है, हो रहा है। हमारे पीएल के अंदर अकाउंट बिल्ड हो रहे हैं इस स्पीड से और 2 के मैं बोलूँगा 40% लोगों के तो हो जाते हैं। 20% तो ख़ैर बहुत ही लकी हैं। ये बाकी के 40% इस रफ़्तार से ग्रो करते हैं। तो अ, 50% की रफ़्तार से ग्रो करना अगर आप शुरू करेंगे इसको, तो ये हमारी स्पीड मिलियन डॉलर बनाते-बनाते क्या स्पीड बनेगी हमारी। तो अब मैं इसके अंदर 50% कर देता हूँ इसको और लें जी आपका मिलियन डॉलर बनाते-बनाते 7वाँ साल। 7 साल के अंदर आप लोग मिलियन डॉलर पे पहुँच चुके होंगे अगर आप 50% की रफ़्तार से मनी को ग्रो कर रहे हैं। 50% की रफ़्तार से मनी को ग्रो करने के लिए आपको स्किल चाहिए, स्किल भी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये डूएबल है, ये ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है। ठीक है जी, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए फाइनल हम फाइनल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल पार्ट ये है कि ठीक है, हमें ये पार्ट क्लियर हो गया कि अ, अगर तो अच्छा सनी भाई और कोई मेथड ऐसा बताएँ कि जिसको स्पीड में हम कर सकें। यंग लोगों को ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि आप लोग लेट्स से मैं इस अकाउंट को बेचता हूँ, $7,00,000 में बेच देता हूँ। $7,00,000 में बेचने के बाद इस $7,00,000 को आप 20% से ग्रो करना शुरू कर दें। अगले साल ही आप मिलियनर बन जाएँगे। आप इस तरह भी तो देखें ना। तो फ्लिपेबल बिज़नेस का ये फ़ायदा है कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसी ऐसे स्टूडेंट की जिसने अ, आज बल्कि किसी की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आज किसकी पोस्ट आई थी? नफ़ीसा की आई है, राइट? ऐसा ही है? अच्छा नफ़ीसा के अकाउंट को देख लेते हैं। नफ़ीसा का जो अकाउंट है 25,000 पाउंड में स्टार्ट हुआ है। 25,000 पाउंड में स्टार्ट हुआ है, जबकि उसका जो रिटर्न रिटर्न की स्पीड देख लेते हैं हम लोग क्या है। पिछले महीने 6,000 है, इस महीने 4,500 पाउंड है। तो जिस रफ्तार से ये अकाउंट दौड़ रहा है इस वक़्त, ये 25,000 पाउंड रिकवर होते-होते 7वें महीने में 7 महीने में पूरे का पूरा 25,000 पाउंड वापस आ गया। अच्छा, अब 7 महीने में अगर नफ़ीसा का पूरा अमाउंट वापस आ गई, तो ये तो आपका 150% की रफ़्तार से अकाउंट ग्रो कर रहा है या 170% की रफ़्तार से जा रहा है, अगर तो इसी तरह ग्रो करता रहा। यानी कि ये भी उन टॉप 20% अकाउंट्स में ही आता है फिर इसका मतलब। तो चलें इस अकाउंट में नफ़ीसा का मिलियन डॉलर का एक टाइमलाइन हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि नफ़ीसा को कितने साल लगेंगे मिलियन डॉलर बनाते-बनाते। चलें, इस रफ़्तार से ग्रो करते हैं। अ, 25,000 पाउंड से 25,000 से स्टार्ट करते हैं और 150% की रफ्तार से ग्रो करते हैं इसको। तो $25,000 लगा के साल में निकलेगा $37,500 का प्रॉफिट निकलेगा। अब मैं इसको कुछ सालों में वो कर देता हूँ। ठीक है? अच्छा जी। ये 5वें साल मिलियन डॉलर पे जा रहा है। अगर ये अकाउंट इसी तरह ग्रो करता रहा, तो ये 5 साल में $1 मिलियन का प्रॉफिट यानी कि $1 मिलियन का बना चुका होगा। 5 साल के अंदर-अंदर। अगर हम इसको 5 साल इसी तरह, इसी रफ्तार से चलाते रहे। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर स्पीड में करना है आप लोगों ने, इससे ज़्यादा अगर आपने स्पीड में इसको करना है, अगर ग्रो करना है, तो वो है आप एग्ज़िट करें, आप फ्लिप कर दें इस अकाउंट को। फ्लिप का प्रोसेस ये है कि मैं इस अकाउंट का मंथली प्रॉफिट निकालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 पाउंड।
तो 5,000 पाउंड को अब आप मल्टीप्लाई कर दें 26 मंथ से, तो ये बनता है 130,000 पाउंड्स। और ये डूएबल है विद इन फ्यू मंथ्स लाइक 6 to 7 months। 1,30,000 पाउंड लेट्स से नफीसा ने बिल्ड कर लिया, 1,30,000 पाउंड नफीसा लेके क्विट करती कि ठीक है 1,30,000 पाउंड में रख लेती हूँ। अब नए ओनर ने जैसे दिल चाहे चलाने चलाए, तो वो 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर $25,000 से नफीसा ने 1,30,000 पाउंड बना लिया। अब वो 1,30,000 पाउंड से दोबारा बिजनेस को बिल्ड करें। ये आप लोगों के लिए जो यंग लोग हैं, जो $25,000 के बिजनेस को बिल्ड करते हैं और विद इन 12 मंथ्स पीरियड उसको लाख, $1.5 लाख में बेच के क्विट कर देते हैं। अब आपके पास लाख, $1.5 लाख आ चुका है, का एक्सेस आ चुका है। अब इस लाख, $1.5 लाख को आप 2-3 अकाउंट्स बिल्ड करें या 2-3 प्रोडक्ट्स बिल्ड करें। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं फ्लिपिंग से ग्रो करना चाहूँ, तो आप फ्लिपिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्रॉफिट से ग्रो करना चाहूँ, तो प्रॉफिट से ग्रोथ हमेशा स्लो होगी, फ्लिपिंग से ग्रोथ आपकी ज़्यादा फास्ट होगी। उसकी वजह ये है कि आप यंग हैं, आप ऐसे 3, 4, 5 अकाउंट्स बना सकते हैं, क्विकली ग्रो कर सकते हैं। या एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप डाले जा रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, स्पीड में ग्रो किए जा रहे हैं और $1 मिलियन पे एग्ज़िट कर जाते हैं आप लोग। तो ये सब डूएबल है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि हम तो फर्स्ट मनी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। हम क्या करें? हम अपना पहला $25,000 या $50,000 कब जनरेट करेंगे कि हम इस बिज़नेस में हाथ डाल सकें? आप लोगों के लिए मैं 4 स्टेजेस वाली वीडियो में मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को कि मिलियन डॉलर बनाने के लिए आपको घंटे चाहिए होते हैं और एक ऐसा बिज़नेस चाहिए होता है जिसमें ऑटोमेशन ज़्यादा होती है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। जो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर आपके घंटे बिके जा रहे हैं, बिके जा रहे हैं और आप स्पीड में एसेट या वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग के बिज़नेस के अंदर आपके घंटे बिक रहे हैं और जब आपने अपने सारे घंटे बेच दिए तो पीछे बचा क्या आपके पास? जब टाइम ही नहीं बचा तो कैसे उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करेंगे? कैसे आप उस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे एक बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए? ये एक लूप है, बड़ी खतरनाक लूप है। लेकिन आप लोग परेशान ना हों कि जी हम फ्रीलांसर बन गए हैं तो इसका मतलब हम मिलियनेयर नहीं बन पाएँगे, तो क्योंकि आप किचन की लूप में फँसे हुए हैं इस वक़्त। उसका सॉल्यूशन ये है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं कम से कम 2-3 हज़ार डॉलर महीने का बनाऊँ, $1,000 से मैं किचन चलाऊँ और 1.5 से $2,000 मैं अपनी सेकंड मनी के अंदर डिपॉज़िट डालता रहूँ, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। ये हिडन मनी है। घर में कुछ भी हो जाए, खानदान में कुछ भी हो जाए, दोस्तों में कुछ भी हो जाए, सेकंड मनी को टच नहीं कर सकते। फर्स्ट मनी मेरी $1,000 है, जिसको मैं फैमिली के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे मैं कुछ सेविंग्स भी करता हूँ। इसमें से किसी को उधार चाहिए तो ले लें। जब तक आप ये डिसिप्लिन के साथ ये काम नहीं करेंगे, आप आप सेकंड मनी की स्टेज तक पहुँच नहीं पाएँगे। तो आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ज़िंदगी 4 स्टेजेस हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहली लूप में जिसमें आप लोग फँसे हुए हैं, वो है किचन। सेकंड लूप है एसेट का क्रिएट कर देना। आपने किसी भी तरीके से एसेट क्रिएट करना है। अगर आप एसेट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो आप वेल्थ नहीं बना सकेंगे। एसेट क्या है? यही है आपका एसेट। ज़मीन है, घर है, बिज़नेस है या कोई पीएल का बिज़नेस है जिसको फ्लिप किया जा सके। कोई भी चीज़ जो फ्लिपेबल है, वो आपका एसेट है। जो भी चीज़ फ्लिपेबल नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं, जब तक आप नहीं होंगे, मरीज़ पैसे नहीं देगा। इसका मतलब ये फ्लिपेबल एसेट ही नहीं है। इसको क्या फ्लिप करेंगे आप? तो जो भी चीज़ फ्लिपेबल एसेट नहीं है, वो आपका टाइम चूसे जा रही है, चूसे जा रही है, चूसे जा रही है, आपके घंटे बिके जा रहे हैं, बिके जा रहे हैं, बिके जा रहे हैं, आप एक इनफाइनाइट लूप में फँस जाएँगे। आप इस लूप से नहीं निकल सकते। तो लूप से निकलने का एक ही तरीका है, सेकंड मनी बिल्ड करें। तो $2,000 महीने का बना रहे हैं आप अपने फ्रीलांसिंग से, $1,000 सेकंड मनी में डाल दें, $1,000 फर्स्ट मनी में डाल दें। जो फर्स्ट मनी में है, उससे अपनी ज़िंदगी चलाएँ, सेकंड मनी को छूना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, छूना ही नहीं है उसको। बीवी को पता ही नहीं होना चाहिए सेकंड मनी का। वो बेगमें हैं, वो इमोशंस पे डिसीजंस लेते हैं। गाड़ी चाहिए बड़ी,
घर चाहिए, बच्चे का ये आ गया है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, घर ले दें, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। अम्मी-बीवी दोनों मिलके बोलेंगे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। ये मसले हैं। तो अनलेस कि बीवी बहुत कंजूस है। अगर बीवी बहुत कंजूस है, एक्सीलेंट, फिर तो फ़ायदे में हैं आप। उसको बोलें ये $1000 सेकंड मनी का है, इसको तो भूल जाओ डाल के। वो कंजूस बीवी तो वैसे ही हाथ ही नहीं लग किसी को लगाने भी नहीं दे आपको भी नहीं आपको भी बड़ी मुश्किल से बाद में लगाने देगी। तो वो आप पैसे जमा करके किसी तरीके से 20-25 हज़ार डॉलर लेट्स से जमा कर लेते हैं। ये है आपकी सेकंड मनी। सेकंड मनी से कहीं जाके आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और आप होप करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो टियर 1 हो। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे मेरा बिज़नेस टियर 1 हो और मैं स्पीड में उसको ग्रो करके पहले साल में अपना 25 से 25 निकाल लूँ, आइडियली। वर्स्ट कम वर्स्ट यही होगा चलो 2 साल में निकाल लूँगा, उससे वर्स्ट ये होगा 3 साल में निकाल उससे वर्स्ट ये होगा 4 साल में निकाल लूँगा। 4 साल में निकालने के बाद भी 25% आरओआई इज़ नॉट बैड। ठीक है? दैट्स द ओनली वे दैट्स द ओनली वे कि आप अपना जर्नी फ्रीलांसिंग से ऑल द वे टू एसेट पे पहुंचाएं अपने आप को फर्स्ट मनी से सेकंड मनी पे लेकर आए सेकंड मनी से बिजनेस स्टार्ट करें और उस बिजनेस से होप करें कि आप किसी तरीके से इसको 25, 30, 40, 50% की रफ्तार से ग्रो कर सकें इस मनी को दैट इज एक्सीलेंट अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं डूएबल है बहुत से लोगों ने किया आप भी कर सकते हैं ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को जिंदगी की तीसरी स्टेज जिंदगी की तीसरी स्टेज है इन्वेस्टर सो किचन एसेट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन जिंदगी की तीसरी स्टेज है इन्वेस्टर बन जाना दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट मैं एज अ इन्वेस्टर बच्चे खरीद लेता हूँ दुनिया का बेहतरीन बिजनेस ही यही है कि बच्चे खरीदें आप बच्चा मिलियन बना देगा आपको बच्चे खरीदें बच्चे खरीदें बच्चे खरीदें जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अगर आप लोगों ने मिलियनर बनना है भाई बच्चे खरीदें हमारे पास टाइम नहीं है आपके पास पैसे हैं, आपके पास सेकंड मनी है, बहुत लकी हैं कि आपके पास सेकंड मनी है। जिसके पास जितनी बड़ी सेकंड मनी है वो उतना ही लकी है। बस ये कि मनी को ग्रो करने का आर्ट आना चाहिए। 50% की रफ्तार से भी ग्रो कर लें एक्सीलेंट है। आप बड़े आसानी से मिलियनर बन जाएँगे। $1,00,000 के ऊपर 50% की रफ्तार से ग्रो करें आप इसको $1,00,000 को अगर मैं 50% की रफ्तार से ग्रो कर लूँ तो ये कितने अरसे में मिलियन डॉलर बन जाएगा मेरा। अच्छा जी। ये जी आपका खैर अ, नहीं, ये फ़ॉर्मूला ही नहीं चल रहा सही तरह से। तो चलें खैर। खैर बड़ी स्पीड में अगर आप 50% की रफ़्तार से उसको ग्रो कर लेते हैं। एनीवेज़ व्हाटएवर इट इज़। तो फर्स्ट मनी से सेकंड मनी का सफ़र कैसे तय करेंगे? आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आधा पैसा किचन, आधा पैसा सेकंड मनी के नाम। दैट्स द ओनली वे। यही एक तरीका है। और जब आपके पास एक रीज़नेबल सेकंड मनी जनरेट हो जाती है, उस सेकंड मनी को डबो दें। डबोने का गुर्दा चाहिए अब आपको, डबो दें। स्टॉक स्टॉक में डालेंगे तो फिर एम्प्लॉयी लोग डालते हैं, जिन लोगों का एम्प्लॉयी माइंडसेट होता है, वो डालते हैं स्टॉक में डाल दो, शेयर खरीद लो, प्लॉट ले लो, बस ज़्यादा रिस्क ना हो, 10% की रफ्तार से ग्रो करे, 10 साल में मेरे पूरे पैसे वापस आ जाएँ, इट्स गुड इनफ फॉर मी। ठीक है? वो लोग उनको भी ये सूट करता है, हर इंसान हर तरह का नहीं होता। लेकिन आप कहते हैं जी मैंने तो मिलियनर बनना है, तो बस एक ही रास्ता है आपके पास, एसेट बिल्ड करें और लगा दें इस पैसे को 50% की रफ्तार से ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी 50% की ये होती है कि 3 से 4 प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। आइडियल मनी मेरी नज़र में $100,000 है। 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, आइडियली। 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो एक आध डूब जाती है, इसमें लॉस हो जाता है, एक आध ऐसी रहती है, एक आध ब्लॉकबस्टर निकलती है, एक आध अच्छी निकलती है। तो आपकी मनी 50% की रफ्तार से ग्रो होनी शुरू हो जाती है। फिर आप मज़ीद लॉन्चेस करते रहते हैं उसके अंदर। 50% की रफ्तार से ग्रो करते रहें आप उस पैसे को, तो आपका ये 3 से 4 साल के अंदर मिलियन डॉलर तक पहुँच जाते हैं आप। 3 से 4 साल के अंदर। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है? अच्छा,
आपने अगर उस अकाउंट को बेच के 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख डॉलर बना लिया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टर बने। अब आप इन्वेस्टर बन जाओ। अब आपको इन्वेस्टमेंट्स मल्टी मिलियन डॉलर बना सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। मैंने $1 मिलियन लगाया था अपने स्टूडेंट के साथ, मेरा $5 लाख का नुकसान हुआ उसके अंदर। लेकिन बाकी का जो $5 लाख है उससे मैंने $1.5 मिलियन बना लिया। बड़ा पैसे डूबेंगे तो बनेंगे भी आपके। इधर डूब रहे हैं, इधर बन रहे हैं, इधर डूब रहे हैं, इधर बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स का ये फायदा है। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट आपकी वक्त के साथ और मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर हो जाती है। आप लोगों को पहचान लेते हैं, आप चूजों को पहचान लेते हैं। आपको पता है ये शिकरा है, ये चूजा है, ये घोड़ा है, ये बेचारा तोता है, ये राजेश है। आपको पहचान हो जाती है, लोगों की पहचान हो जाती है, लड़कों की, बच्चों की पहचान हो जाती है। एंड पे बच्चे खरीदने हैं आपने। तो आपने कहा बच्चे को, ये लो बेटा 70% मैं लगाता हूँ, 30% आप लोग, उसकी टांग फसानी फसानी है। आप कहते हैं जी मैं वीए हायर कर लूंगा और मेरा $1 मिलियन का अकाउंट है। वीए कद्दू आपको मिलियन बनाएगा। भाई इतना स्मार्ट हो तो खुद मिलियन ना बन जाए। वीए तो अपने किचन के चक्कर में है। आप पाकिस्तान में किसी को कॉल लगाते हैं कि जी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो 30, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो फीस चार्ज करूंगा। समझ जाएं कि ये अपनी सेफ्टी देख रहा है, इसके अंदर गुर्दे नहीं है। भाई जिसमें इन्वेस्टमेंट वाले गुर्दे होते हैं, कहता है ये लो 30% अभी लगाता हूँ। ये वाला बच्चा चाहिए आपको। वो बच्चा अपने किचन के चक्कर में है, इसका मतलब वो फर्स्ट लूप से बाहर नहीं आ रहा। वो तो अपनी फर्स्ट मनी में मसरूफ है। मेरा जो भी सीनियर स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सनी में पैसे बन गए मेरे अच्छे खासे, मैं कहता हूँ इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर बन जाओ। भागो जिंदगी की तीसरी स्टेज पे जाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। डंडा दिया हुआ मैंने सबको, चलो भाई इन्वेस्टर बनो सारे। तो और इन्वेस्टमेंट आएगी प्लेटफॉर्म के अंदर। अच्छा, ये नए नए इन्वेस्टर निकलेंगे, ये आगे बच्चों को खरीदेंगे। ये 70% लगाएंगे, बच्चा 30% लगाएगा। यहां से क्या होगा, ये मिलियंस बनने शुरू हो जाएंगे। इनके 2-3 पैसे डूबेंगे, 2-3 जगहों में बनेंगे, लेकिन ग्रोथ जो है ना इनकी 50%, रफली 50% रहेगी इनकी, रफली रहेगी। यानी $1 लाख 2 साल में $1 लाख बाहर आ जाएगा। कोई बहुत अच्छी लॉन्चेस हो जाएंगी, 1 लाख का 1 लाख एक ही साल में वापस आ जाएगा। मत खर्च करें उसको, आप मत बीवी को दें वो पैसे, उस 1 लाख को दोबारा घुमा दें। अब आपके पास $2 लाख का एक्सेस है बेसिकली। घुमाएं इसको, घुमाएं घुमाएं घुमाएं। तो जिंदगी की पहली स्टेज किचन है, जिंदगी की दूसरी स्टेज है आप पीएल का कोई एसेट क्रिएट करते हैं, जिंदगी की तीसरी स्टेज है आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। क्यों? इंसान खरीद रहे हैं आप तो अपने घंटे लगा ही नहीं रहे। आप तो इंसान खरीद रहे हैं, आप तो बच्चे खरीद रहे हैं। इससे ज्यादा दुनिया का क्या अच्छा बिजनेस हो सकता है कि मैं इंसान ही खरीद लूं पूरा। जिंदा इंसान, खून से उबलता हुआ इंसान, बच्चा, बिजली से भरा हुआ बच्चा खरीद ही लो। चलो बेटा लग जाओ, कितने पैसे चाहिए? 30,000, ये लो 30,000, शुरू हो जाओ। और क्या चाहिए आपको? मॉडल आपके सामने मौजूद है। फिर आएगी जिंदगी की चौथी स्टेज। जिंदगी की चौथी स्टेज इंस्टीट्यूशन। जब आप इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशन वो स्टेज होती है जब आपका नाम बिकता है। फिर आप पैसे भी नहीं लगाते। फिर आप कहते हैं अब तो मैं पैसे भी नहीं लगाऊंगा। अब तो आप बताएं कितने पैसे देंगे आप मुझे मेरा नाम इस्तेमाल करने के? जी सनी भाई आपका नाम चाहिए हमें। ठीक है, ये लें सनी भाई, 20% स्वेट इक्विटी हम आपको दे रहे हैं। अपना नाम दे दें आप हमें, आप अपना नाम हमारे साथ जोड़ लें। ये लीजिए सनी भाई, 20% स्वेट इक्विटी, मुफ्त की इक्विटी, मुफ्त में, फ्री में ले लें आप। ठीक है, ये कहलाती है इंस्टीट्यूशन स्टेज। मसला ये है कि बच्चे ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे कर रहे हैं। हम बाबे हो गए 43 साल के, यहां तक पहुंचते पहुंचते 22 साल का बच्चा कर रहा है 20% दे दें, स्वेट इक्विटी दे दें। बच्चे हवाओं में उड़ रहे हैं। तो बच्चों को सीधा करना भी जरूरी है। बच्चों को सीधा करना भी जरूरी है, इसलिए मैं उनको टाइम टू टाइम डंडा भी देता रहता हूँ कि बच्चा 30% लगाएगा, फुल स्टॉप, खत्म। मैं इतनी भी अंधी नहीं बची हुई पाकिस्तान में कि इन्वेस्टर बेचारे रो रहे हैं जी सनी भाई के बच्चे जो हैं वो तो मुंह फाड़ के मांगते हैं 30% हमें दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कद्दू करना है उसने। एक से बढ़ के एक 30 मार खान भी जो है ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं रुलेगा, कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। भाई ये बिजनेस है।
20 साल आपकी उम्र है, हम 43 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप हमसे आधी उम्र से भी छोटे हैं। भाई कहीं न कहीं तो पिटना ही है आपने, कुछ तो होगा, बिज़नेस है ये। तो 30% लगाओ, फुल स्टॉप लगाना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। लगाओ 30% सारे अपना, ताकि रातों की नींदें हराम हो जाएँ इनकी। भाई 30% लगा होगा, रो रहा होगा बेचारा, पूरी-पूरी रात जागेगा वो, ताकि हम इन्वेस्टर सो सकें, सुकून की नींद सो सकें। आपका 30% नहीं लगा होगा, हमारी नींद उड़ जाएगी। हमारी नींद उड़ जाएगी कि हमारा तो पैसा लगा हुआ है, इस बच्चे का तो 1 टका भी नहीं लगा हुआ। सुकून से सो रहा है रात को। तो घोड़ा रात को सो जाए कैसे पॉसिबल है? घोड़े का काम है पूरी रात जागे। चलो बेटा जागो, काम करो, 20% पैसा भी लगा हुआ, चलो मेहनत करो, चलो 50% की रफ्तार से ग्रो करो इस अकाउंट को। ये है फ़ॉर्मूला। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो भाई आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत एक क्लियर एक पाथवे सेट हुआ हुआ है। वो ये है कि बच्चों के साथ आप पार्टनरशिप्स करेंगे। आइडियल इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ $1,00,000 को मैं इसको फिक्स कर ही देता हूँ, क्या मसला है ये? $1,00,000 को अगर 50,000 की रफ्तार से ग्रो करें तो ये फैंटास्टिक है, ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग अगर ऐसा हो जाए तो। और अम, ये है जी फ़ॉर्मूला प्लस ये अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसका असल फ़ॉर्मूला ये था। 5वें साल $1,000,000 बन रहा है। $1,00,000 को अगर आप 50% की रफ्तार से ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब एक शख्स मुझसे कहता है जी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ सफ़र मैं कहाँ से करूँ भाई? मैं तो सनी भाई बिल्कुल ही ज़ीरो पे हूँ, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई कहीं से भी स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें, ज़िंदगी का सफ़र कहीं से भी करें, मार खाएँ, पिटें, खपें, जो भी है करना पड़ेगा आपको। आपको अपना पहले किचन का मसला हल करना है, पेट का मसला हल करना है। आपके पास तो यही अपॉर्च्युनिटी बहुत है कि इन्वेस्टर कहता है कि 100% मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं आपकी बूट कैंप की फीस भी मैं ही भरूँगा, 100% इन्वेस्ट भी मैं ही करूँगा, 10% इक्विटी भी दूँगा, $200 सैलरी भी दूँगा। इसके बाद कंप्लेन करने का हक नहीं है आपका। आपका कोई हक नहीं पहुँचता कंप्लेन करने का, कि जी हमारा क्या होगा? हक ही नहीं है कंप्लेन करने का। इससे ज़्यादा क्या आपको एक पावरफुल इकोसिस्टम मिल सकता है कि इन्वेस्टर आपके लिए ये सब करने के लिए तैयार है। तो भाई आप थोड़ी अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएँ, एंगेजमेंट बढ़ाएँ ग्रुप के अंदर। आपको लोग स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, 100% इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हैं, $200 देने के लिए तैयार हैं। 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं आपके $500-600 किचन का मसला हल हो गया। 10-10, 10-10% की आपने लेट्स से 3 इक्विटियाँ इकट्ठी कर ली हैं। मेहनत करें ना आप 1 साल काम करें, ग्रो करें उन अकाउंट्स को ग्रो करें। आप अपना पहला 10-12 हज़ार डॉलर इकट्ठा करें बस, कुछ भी करें। साल लगाएँ, 2 साल लगाएँ, 3 साल लगाएँ। अपना 10 से 15 हज़ार डॉलर इकट्ठा करके किसी के साथ पार्टनरशिप में 50-50 पे अकाउंट लॉन्च करें। भई आपका जर्नी लंबा है, आपका जर्नी लंबा है। $25,000 से स्टार्ट करें। अब नफीसा के अकाउंट की एग्ज़ाम्पल आपने देख ली है। £25,000 से स्टार्ट हुआ है और ये £1,30,000 का उसका पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये बिक जाएगा। आपका भी एक दिन बिक ही जाएगा। अगर आपने पहला $1,00,000 बना लिया डन। 7वें 8वें साल में पोटेंशियली मिलियनर बन सकते हैं। ये है सारी गेम। पहला $1,00,000 से स्टार्ट हो रहा है सफ़र आपका। पहला $1,00,000 कैसे आ रहा है? पहला $1,00,000 आपकी फ्लिपिंग से आ रहा है। पहला अकाउंट जो आपने बिल्ड किया, आपने उसको फ्लिप कर दिया। उससे आपने लाख डेढ़ लाख डॉलर बना लिया। उस लाख डेढ़ लाख डॉलर की हेल्प से आप 7वें साल मिलियनर बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ज़ीरो से सफ़र स्टार्ट किया, $1,00,000 तक पहुँचते-पहुँचते शायद आपके 3-4 साल लग जाएँ, शायद इससे ज़्यादा लग जाएँ। लेकिन उसके बाद जर्नी क्लियर नज़र आ रहा है, लाख के ऊपर 7वाँ साल मिलियनर है आपका, कैलकुलेशंस के मुताबिक। 5वाँ, 6ठा, 7वाँ साल। ठीक है? ये बस आप लोगों के थोड़े आइडियाज़ देने थे। आप लोगों के दिमाग को ओपन करना था मैंने। थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। थोड़ी-सी विज़िबिलिटी बढ़ गई अब आप लोगों की,
थोड़ा-सा पाथ नज़र आ जाएगा आप लोगों को। बस यही आज के सेशन का मकसद था कि आप लोग अपने डायरेक्शंस क्लियर करें। 1-1, 2-2 साल में मिलियनर बन जाऊँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 10 साल 5, 10, 15 3 स्टेजेस हैं। डिफरेंट लोग कुछ लोग 5 साल में बनेंगे, कुछ 10 में बनेंगे, कुछ 15 में बनेंगे। ठीक है जी? ऑलराइट गाइस, आज फिनिश करते हैं सेशन को। आप लोगों को क्लैरिटी देनी थी आज की। माइक्रो एजेंसीज़ के बारे में भी सुन लें आप लोग। माइक्रो एजेंसीज़ अमेजिंग कांसेप्ट है, अमेजिंग कांसेप्ट है। अम, ये फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर का फॉर्मूला ज़बरदस्त निकला। मेरे पास कोई बच्चा आता है कि मुझसे मैं मैं फ़ोकस नहीं कर पा भाई किसी फ़ोकस वाले के साथ पार्टनरशिप कर लो। जी सनी भाई मैं बॉटम लाइनर हूँ। मैं दिन को काम नहीं कर सकता, मैं रात को कर सकता हूँ। भाई फाइन लाइनर वाले के साथ पार्टनर कर लो आप। तो ये जो फाइन लाइनर और बॉटम लाइनर्स हैं जो आपस में पार्टनरशिप्स किए, एक्सीलेंट रिजल्ट आया इसका। क्या ये बिज़नेस फ्लिपिंग है? जी, ये बिज़नेस भी फ्लिप हो सकता है। अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, तो वो 10 क्लाइंट जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स बिकते हैं। ये जो फाइवर से $50 कभी आ गया, कभी $100 आ गया, ये नहीं बिक सकता। इसकी कोई औकात नहीं है। जो असल चीज़ बिकने वाली है, वो 10 कस्टमर हैं। एक कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है कि मैं 12 महीने तक आपको हर महीने $500 दूँगा। ये बिकेगा आपका। और किस मल्टीप्लायर पे बिकेगा? 15 महीने के मल्टीप्लायर पे बेच दें आप लोग। तो 10 कस्टमर $500-500 वाले $5000 महीने का देते हैं। ठीक है? तो 1 साल का $60,000 बनता है और 1.5 साल का ये $90,000 बनता है। अब आप दूसरी किसी एजेंसी, बड़ी एजेंसी आके कहती है कि ठीक है मैं आपको नेगोशिएट कर लिया, 70,000 $80,000 मैं आपको दे रहा हूँ। ये 10 क्लाइंट्स मुझे दे दें आप अपने। आपने वो 10 क्लाइंट ग्रेसफुली ट्रांसफर करके अपने नेक्स्ट एजेंसी को दे दिए। अब आप आज़ाद हैं। आपकी जेब में 60-70 हज़ार डॉलर आ गया। आप 2 पार्टनर्स थे, एक फाइन लाइनर, एक बॉटम लाइनर, 4 एम्प्लॉइज़ थे आपके। आपने 30-30 हज़ार डॉलर आपस में स्प्लिट किया, चलो जी अपना पीएल लॉन्च करते हैं। जो असल वेल्थ क्रिएशन है तो आपके पीएल में ही है, जो असल वेल्थ क्रिएशन है, जिसमें आप 7वें साल मिलियनर बन सकते हैं पोटेंशियली। तो आप दोनों पार्टनर्स ने मिल के अपनी लॉन्चेस करनी शुरू कर दें। सबसे बेस्ट लॉन्च मेरी नज़र में $1 लाख के पे 3-4 लॉन्चेस होती हैं, एक आध फेल हो जाती है, एक आध ब्लॉकबस्टर निकलती है, सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरी नज़र में, सबसे बेस्ट अप्रोच है। जिसमें अकाउंट 50, 60, 60, 80% की रफ्तार से ग्रो कर रहा होता है, हर साल ग्रो करता है। विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आपका $1 मिलियन बन चुका होता है। ठीक है? ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं अप्रोच। ओके जी, फिनिश करते हैं आज के सेशन को। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नवीद एक्सट्रीम कॉमर्स के लिए आप ग्रुप देख लें और एक्सट्रीम कॉमर्स की वो फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको जॉइन कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।